नमस्कार बच्चा लोगों, आपका टेस्ट बहुत बढ़िया गया होगा और आगे भी टेस्ट बढ़िया जाते रहेंगे। तैयारी करते रहो बस, ठीक है ना। और रिजल्ट की चिंता मत करो, रिजल्ट अपने आप आएगा बढ़िया, आपके तैयारी के प्रोपोर्शन में आएगा, इसलिए तैयारी सबसे इम्पोर्टेंट है। बहरहाल आपका आज 12 अप्रैल का जो मेरा टेस्ट था उसके इन्होंनी के सॉल्यूशंस लेकर मैं आया हूँ। तो देखो, कहीं भी वैसा आपको डाउट आना नहीं चाहिए, बड़े सिंपल साधारण से क्वेश्चन थे। फिर भी कोई डाउट आया हो तो समझ लो यहीं पर ही, ठीक है ना। पहला वाला क्वेश्चन जो है वो बड़ा सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है, लीनियर शेप का कौन कौन है। तो भैया लीनियर शेप का कौन कौन है, तो इस क्वेश्चन में अटका इतना जबरदस्त है कि हमारे को हर किसी के नेबरिंग दो एटम्स दिए हैं, दो दो दो, तो दो दो नेबरिंग एटम्स होते हैं तो लीनियर होने के चांस होते हैं, क्योंकि दो नेबरिंग एटम्स वाला या तो लीनियर होगा या बेंट होगा। दुनिया में तीसरा कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है। अगर नेबरिंग एटम्स दो हैं तो या तो लीनियर होगा या बेंट होगा। लीनियर तब होगा जब सेंटर एटम पे लोन पेयर या तो हो ही नहीं या हो तो तीन हो। ओहो, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, कि अगर सेंट्रल एटम ये, चलो देख लेते हैं, ए है। अब सेंट्रल एटम ए है, अब अगर ये B2 इस तरह से, या तो ये लीनियर अब होगा या ये लीनियर तब होगा जब इसके पास तीन लोन पेयर हों, क्योंकि जब तीन लोन पेयर होते हैं तो एक लोन पेयर अपने आप को यहाँ रख लेता है, एक लोन पेयर यहाँ रख लेता है, एक लोन पेयर यहाँ रख लेता है, और एक ये और एक ये। यानी इसकी मेन ऑर्बिटल ज्योमेट्री तो इसकी होती है ना, क्या बोलते हैं, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि तीन लोन पेयर और दो बॉन्ड हैं तो उनको अरेंज करने के लिए पांच जगहें चाहिए, तो पांच में से तीन पर आ जाते हैं लोन पेयर, वो पसर जाते हैं प्लेन में, और एक एटम ऊपर एक एटम नीचे आके सीधा लीनियर, है ना, बन जाता है। तो इसका मतलब ये कि अगर आपको दो एटम सराउंडिंग एटम वाले को लीनियर चाहिए तो दो हो सकता है, या तो जब लोन पेयर ना हो सेंट्रल एटम पे, या हो तो तीन हो, या तो हो ही नहीं कुछ, और या हो तो सब कुछ हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ICl2+ में आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो होते हैं सात। सात में से काम में कितने आ गए क्लोरीन के साथ, तो दो काम आ गए, तो पांच बचे। एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो चार बचे, और चार बचे मतलब दो लोन पेयर हैं, इसके पास दो लोन पेयर हैं, तो इसका मतलब ये हमारा सही जवाब नहीं हो सकता है, ये तो बेंट ही होगा। NO2- में N होता है यहाँ पर, O और O होता है, N के ऊपर माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये कोई चार्ज नहीं तो डबल बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच में से तीन काम आ गए, तो इसके पास मात्र एक लोन पेयर है, तो बेचारा इसके पास तीन होने चाहिए थे, नहीं तो होना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब ये भी लीनियर नहीं। और ऐसे Cl2+ को भी चेक कर लोगे, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सात में से काम आ गए चार, है ना, क्योंकि दोनों तरफ O है तो वो चार काम आ गए डबल बॉन्ड के साथ, तो सात में से चार गए, तीन में से एक चला गया प्लस में, तो दो रह गए, यानी इसके पास भी एक लोन पेयर है, तो भैया इसका भी कुछ नहीं हो सकता, ये लीनियर इनमें से कोई भी नहीं है। ये वाला देखोगे Cl2-, तो Cl सेंटर में, O यहाँ पर और O यहाँ पर है, -1 पर बना हुआ, तो सिंगल डबल के साथ क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सात में से तीन काम आ गए, तो बचे चार, का मतलब दो लोन पेयर हैं, तो ये भी नहीं है। NO2- अभी बनाया था तो ये नहीं है, NO2- से भी बनाया था, नहीं था। I3- में I के साथ में यहाँ पर भी I और यहाँ पर भी I है, I के ऊपर माइनस चार्ज है। आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सात, सात के पास माइनस है, तो मतलब हो गए आठ में से काम आ गए दो, और दो काम आ गए तो मतलब तीन लोन पेयर है, एक दो तीन लोन पेयर है, मतलब ये लीनियर है, ये लीनियर है। लेकिन हमारे को बोला है सब लीनियर होने चाहिए, ये एक है अकेला अच्छा ना बाहर नहीं फोड़ सकता, इसी तरह से अकेला I3- हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है, सिर्फ ये है। इसमें देखते हैं I3-, तो पहले से टिक कर देते हैं। ये N3- इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल कॉल्ड एजाइड आयन। एजाइड आयन का स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड N माइनस प्लस माइनस। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं पांच, पांच में से काम आ गए चार, और एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो मतलब इसमें लोन पेयर नहीं है। मैंने कहा था सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर नहीं हो, सराउंडिंग एटम की संख्या दो हो, तो लीनियर होगा, ये होगा। नाइट्रोजन इज हियर हैविंग नो लोन पेयर एंड दैट्स व्हाई एजाइड आयन इज लीनियर। याद कर लेना, एजाइड आयन लीनियर होता है, एजाइड आयन लीनियर है, तो ये लीनियर कर दिया। NO2+ में N है, और दोनों तरफ O और O के डबल बॉन्ड हैं। अगर नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच हैं तो एक जा चुका है, तो लोन पेयर इसके पास रहा नहीं, इसका मतलब ये भी लीनियर हो गया। हमारा आंसर आ गया थर्ड, इट इज लीनियर, ठीक है ना। अगर आप ICl2- को देखोगे तो वो I3- की तरह स्ट्रक्चर रखता है, इसलिए ये लीनियर होगा। Cl2+ बता रखा हूं मैं, ये लीनियर नहीं होगा। और ओजोन का स्ट्रक्चर होता है O डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं छह, में से काम में आ गए दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, तो बच्चे एक लोन पेयर के साथ बेचारा लीनियर नहीं हो सकता, तो ये भी लीनियर नहीं है। मेरे ख्याल से आपको सवाल समझ में आ गया है। इंपॉर्टेंट बात अंडरलाइन कर लीजिएगा इस बात को, एक सेंट्रल एटम के पास दो सराउंडिंग एटम हो तो लीनियर होने की शर्त दो होती है, या तो लोन पेयर ही ना हो तो तीन हो। आंसर आ चुका है हमारा थर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, एसर्शन। वही देखो, कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन आ गया अचानक। चलो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर क्रोमियम 3+ इन ऑक्टेल कॉम्प्लेक्सेस। क्रोमियम 3+ जो होता है Cr3+ इज इक्वल टू 3d3 इज इक्वल टू T2G3
Eg 0 और इसकी CFSE कैसे निकलेगी, CFSE निकलती है, नीचे वालों कितनी एनर्जी होती है, -0.4 डेल्टा ओ, ठीक है ना। आपने CFT का नोट्स खोलो और देखो उसके अंदर नीचे वाले की एनर्जी -0.4 डेल्टा ओ है। मुझको तो ऐसे ऐसे याद आ रहा है, आपको भी याद होगा। तो ये हो गया 3 इंटू -0.4 डेल्टा ओ, राइट। तो ये हो जाएगा -1.2 डेल्टा ओ। और ये क्योंकि T2G3 है, T2G3 है, तो इसमें कभी भी सफल या विफल में फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर यही आएगा -1.2 डेल्टा ओ। ये बोल रहा है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर क्रोमियम 3+ इन ऑक्टाइल कॉम्प्लेक्सेस विल बी सेम फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक फील्ड लाइगेंड्स। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड लोगे तो भी यही आंसर आएगा, वीक लोगे तो भी यही आंसर आएगा। तो ये वाला एसेशन सबको सही लगता है, लेकिन जनाब ये एसेशन एकदम गलत है। ये गलत क्यों है वो सुनना क्योंकि डेल्टा ओ वीक लाइगेंड्स का होता है कम और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स का होता है ज्यादा। तो अगर बात करें उसकी कि एक्सप्रेशन क्या होगा, तो एक्सप्रेशन जो है वो सेम आएगा। जैसे F = ma एक एक्सप्रेशन है, फिजिक्स में पढ़ते हो आप, तो एक्सप्रेशन सेम होता है, लेकिन अगर m की वैल्यूज अलग अलग हो तो फिर वो तो अलग अलग आ जाएगा ना, वैल्यूज तो अलग अलग आएंगी ना। तो वैल्यूज अलग अलग आएंगी क्योंकि डेल्टा और डिफरेंट होता है सफल का और विफल का, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और वीक फील्ड लाइगेंड का डेल्टा वो अलग होता है, इसलिए ये वाला आंसर चेंज हो जाएगा। और इसलिए ये बात बिल्कुल झूठ है बेटा, ये सफेद अक्षरों में लिखा हुआ है और झूठ लिखा हुआ है, तो ये सफेद झूठ है। और वो ये है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर क्रोमियम 3+ इन ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्सेस विल बी सेम। नो, इट विल नॉट बी सेम। ये बात नोट करके रख लेना बेटा, ये सेम नहीं है, चक्कर में उलझा देंगे, चक्कर में पड़ना नहीं है। तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है बेटा, ये फॉल्स है। एनर्जी ऑफ ईजी और T2G में कौन ज्यादा होता है भैया, तो T2G तो हम नीचे बनाते हैं ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्सेस में, और Eg हम ऊपर बनाते हैं। और जो ऊपर बनता है मतलब ऊपर बनाने का रीजन है इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ये बोल रहा है ज्यादा है, तो ये एकदम सत्य वचन है। अब फॉल्स एसर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन सही है, तो देख लो एसर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, द आंसर इज फोर्थ। हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जब हम पढ़ते हैं मिथाइल हैलाइड्स के अंदर, तो मिथाइल हैलाइड्स में CH3Cl टॉप पे होता है। CH3Cl में थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है, हालांकि EN यहाँ पे EN का डिफरेंस यहाँ ज्यादा है, लेकिन पढ़ाया जाता है कि यहाँ पर EN डिफरेंस डोमिनेट नहीं करता, यहाँ पे साइज डोमिनेट कर जाता है। इस कारण से इसका मोमेंट ज्यादा आता है, तो इसका मोमेंट ज्यादा आना चाहिए, तो ये गलत दे रखा है। यहाँ पर ये sp2 कार्बन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है, ये भी हाई EN का है, तो हाई EN और हाई EN में डिफरेंस लो होगा, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट भी कम आएगा। जबकि यहाँ ज्यादा दे रखा है तो ये गलत दे रखा है। वापस यहाँ पे देखो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो हाई EN है, इसकी भी हाई EN है, तो डिफरेंस कम है तो मोमेंट भी कम आएगा, क्योंकि जितना EN डिफरेंस कम होता है उतना डेल्टा कम होगा। डेल्टा मतलब डिफरेंस ऑफ EN कम होगा, तो डाइपोल मोमेंट भी कम होगा। यहाँ पर कम आएगा, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर sp3 कार्बन है जिसकी EN कम होती है। आपने सुना होगा EN प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर होता है, तो उस हिसाब से इसकी EN ज्यादा है तो डिफरेंस कम है, तो मोमेंट भी कम होगा, तो आंसर ये होगा, ऑल द अबव नहीं होगा। हो गया बेटा जी, तो ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच इज करेक्ट। ओके, O2 हमेशा बेटा O2 का ऐसे याद रखो, ये O2 है। MOT जब सीखते हो तो आप उसमें पढ़ते हो कि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमेशा O2 को ऐसे ध्यान रखो, है ना। इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण इसके पास 2 अनपेयर्ड है, O2+ में से एक उड़ जाएगा तो एक अनपेयर्ड रह जाएगा। टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, तो ये एकदम सही आंसर आ गया। टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है पाई स्टार के होते हैं। अब कोई भी स्टार हो, सिग्मा स्टार क्यों है, पाई स्टार क्यों है, स्टार तो स्टार है, तारा तो तारा है, उसका काम चमकना है, ये चमक रहा है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन O2 में काफी सारे होते हैं, मतलब अगर टोटल गिनोगे तो 6 होते हैं, उसके आउटर मोस्ट में 2 हैं, वैसे कुल 6 हैं, इसके पास 6 हैं, इसके पास एक निकलने के कारण 5 है, तो एकदम सही दे रखा है। फिर बोल रहा है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बेटा O2- 17 इलेक्ट्रॉन की प्रजाति और 17 इलेक्ट्रॉन वाले में जो मैंने ट्रिक बताता हूँ क्लास में, उसके अनुसार इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा, जबकि इसका आएगा 2.5। ये ज्यादा दे रखा है तो ये गलत दे रखा है। बॉन्ड लेंथ O2+ की बॉन्ड लेंथ ज्यादा दे रखी है। O2+ का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 जिसमें 3 बॉन्ड बने हुए हैं वो सिमटे हुए होंगे, पास में होंगे, चिपके हुए होंगे, बॉन्ड लेंथ कम होगी, यहाँ ज्यादा दे रखी है, तो ये गलत दे रखा है। वैसे तो अगर एग्जाम में आप बैठे हो बेटा और एग्जाम में ये आंसर आ गया तो ये देखना फिजूल है, ये तो मैं आपको ऐसे ही अभी घर के सॉल्यूशन चल रहे हैं इसलिए सिखा रहा हूँ आपको, तो अभी अपन सीख रहे हैं, लेकिन जब इसको वापस करने की बात आएगी, है ना, तो आपको करना अलग स्टाइल से। व्हेन यू आर श्योर दैट द ऑप्शन फर्स्ट इज राइट एंड देयर इज नथिंग लाइक ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन, ऐसा कुछ अबव ऑप्शन नहीं दे रखा है,
सीधा टिक करके आगे बढ़ो, बस अपना इतना कंफर्म होना चाहिए, ऐसा कच्चा पक्का नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट है या नहीं है। O2 2 माइनस और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, O2 2 माइनस में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो जब 2 माइनस बनेगा तो ये पेयर्ड हो जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएंगे 0 और O2 में 2 अनपेयर्ड होते हैं। बोल रहा है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा है, तो सरासर गलत बोल रहा है, आंसर इज ओनली फर्स्ट, राइट। चलो आ गया भाई मेटलर्जी से। The work of collector in the froth flotation is to enhance the non-wettability of the ore particles in water. अब कलेक्टर पार्टिकल्स का क्या काम क्या होता है, ज़ैंथेट्स का काम क्या होता है, ज़ैंथेट होते हैं स्विमर, वो होते हैं फ्लोटर, वो फ्लोट करना पसंद करते हैं जस्ट नाव की तरह। तो यूं समझ लो कि कलेक्टर एक नाव है, और नाव क्या करती है, डूबते हुए को बचाती है। डूबता हुआ कौन है, तो आंसर है ओर, जो सल्फाइड ओर नीचे डूब रहे हैं क्योंकि उनका हैवी पार्टिकल मास उनका ज़्यादा है, क्योंकि मेटल है उसमें, तो डूब रहे हैं, तो डूबते को बचाता है और उनको तैराता है, ऊपर सरफेस पे लेकर आता है। दैट इज द वर्क ऑफ कलेक्टर। तो कलेक्टर क्या करता है कि ओर में, ओर की पानी के साथ जो अट्रैक्शन है उसको कम करता है ना, पानी से बाहर निकालता है, पानी से ऊपर लेके आता है, सरफेस पर लेकर आता है, मतलब पानी के अंदर उसकी वेटेबिलिटी को कम करता है, या यूं कहें नॉन वेटेबिलिटी को बढ़ाता है। ध्यान रखना, पानी के अंदर उसकी वेटेबिलिटी को कम करता है, यानी नॉन वेटेबिलिटी को बढ़ाता है। दैट इज द वर्क ऑफ कलेक्टर। तो यहां पर लिखा हुआ है द वर्क ऑफ कलेक्टर इन द फ्रोथ फ्लोटेशन इज टू एनहेंस, मतलब बढ़ाना। क्या बढ़ाना, नॉन वेटेबिलिटी को बढ़ाना, उसकी वेट ना होने की क्षमता को बढ़ाना। एग्जैक्टली सही वर्ड और एग्जैक्टली सेम लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, of the ore particles in water, and that's absolutely right statement. The statement that collector has the work to enhance the non-wettability of the ore particles in water is absolutely right statement. तो first is right statement, no problem at all. हमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब कोड दिया हुआ है, देखो बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी करी हुई है, ऐसा दिया हुआ है, कोड के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमारे को आंसर ही देखना है कि इसमें ए नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकता, ये इसमें ए नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत, तो हमारे को फंसा रखा है, दोनों में ए दे रखा है, सेकंड और थर्ड में, तो कोई बात नहीं, बी भी देख लो, बी को देखने की जरूरत नहीं होगी, सी और डी है, फिर भी बी देख लेते हैं। वैन आर्कल, वैन आर्कल होता है टी जरा हाफ के लिए, टाइटेनियम जिरकोनियम हाफनियम के लिए, ठीक है ना। वैन में बैठकर जरा हाफ टी ले ले, तो इस प्रकार से हम याद कर लेते हैं। वैन आर्कल जो होता है वो टी जरा हाफ के लिए होता है, लेकिन ये बोल रहा है निकल के लिए, तो इस ऑप्शन को बोलो निकल, क्योंकि गलत बोल रहा है, तो इसको गलत कर देते हैं, बी नहीं होना चाहिए। सी, मिक्सचर ऑफ Cu2s एंड Cu2O इज कॉल्ड कॉपर मेट पाउडर। यस, कॉपर की मेटलर्जी में कॉपर मेट पाउडर पढ़ा रखा है, लेकिन वो Cu2s प्लस FeS होता है, ये झूठ बोल रहा है Cu2s प्लस Cu2O है है ना। तो इसका मतलब ये सफेद रंग से लिखा हुआ झूठ है, सफेद झूठ है, तो इसको रॉन्ग कर देंगे, तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारे को लग रहा है शायद ए और डी ही होगा। फिर भी देख लो, एलिंगम डायग्राम ऑफ द प्रोसेस, एलिंगम डायग्राम ऑफ द प्रोसेस हैज नेगेटिव स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला जो होता है, स्लोप का फॉर्मूला एलिंगम डायग्राम पर होता है माइनस ऑफ डेल्टा एस, राइट, माइनस ऑफ डेल्टा एस, यानी एंट्रोपी चेंज का नेगेटिव। अब एंट्रोपी चेंज कैसी, इसमें सॉलिड की एंट्रोपी जीरो होती है, मान लेते हैं, हाफ मोल गैस है, ये 1 मोल गैस है, हाफ मोल गैस से 1 मोल गैस बन रही है, मतलब एंट्रोपी बढ़ रहा है, तो इसका डेल्टा एस कैसा है, बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव है। डेल्टा एस पॉजिटिव है, मतलब स्लोप कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। और ये हमारे को क्या बोल रहा है, नेगेटिव स्लोप भी बोल रहा है नेगेटिव स्लोप है, और हमारा फॉर्मूला भी सेम कह रहा है, तो मतलब एकदम सही बोल रहा है। डी इज करेक्ट, ए एंड डी इज करेक्ट, देयरफॉर द आंसर इज थर्ड, राइट। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। पहला बोल रहा है आईपी मोर देन ईएफ फॉर क्लोरीन एटम। वैसे तो क्लोरीन की एनसीईआरटी में ये वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या डेल्टा एच ईजी भी दे रखा है और आईपी भी दे रखा है। कुछ बच्चे लोग सोचते हैं कि अच्छा ये तो याद करने वाला क्वेश्चन था, बेटा याद करने वाला नहीं, कॉमन सेंस है। कोई भी एटम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ इसका जो अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं आईपी, इन दोनों के अट्रैक्शन को बोलते हैं आईपी। और नया इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके साथ इसके अट्रैक्शन को बोलते हैं ईए। अब आप बताओ कि कोई भी न्यूक्लियस अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या बाहर के। तो बेटा ये एटम सीधे साधे होते हैं, ऐसे नहीं होते कि अपने खुद के एटम को, खुद के घर के एटम को कम अट्रैक्ट कर रहे हैं, बाहर को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं, सीधे साधे होते हैं। ये बाहर को कम अट्रैक्ट करेंगे, अपने खुद के वाले को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, यानी आईपी ज्यादा होगी और ईए कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट मोर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इट्स ओन पेरिफेरी, अपने खुद के पेरिफेरी के अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, बाहर वालों को कम करेगा। एंड दैट इज टू से दैट आईपी विल बी मोर देन ईए, नॉट जस्ट फॉर क्लोरीन बट फॉर एनी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल द आईपी विल बी मोर देन ईए। दैट्स वेरी कॉमन थिंग। तो इसका मतलब ये बात तो एकदम सही दे रहा है, राइट। फिर बोल रहा है मैग्नीशियम के लिए IE2 मोर देन IE1। मैग्नीशियम क्या दुनिया के हर एटम के लिए सेकंड ई है
फर्स्ट सेकंड आईपी फर्स्ट आईई से ज्यादा ही तो होती है। सेकंड इलेक्ट्रॉन का निकालने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कितना एनर्जी देना पड़ेगा बेटा, ज्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद न्यूक्लियर चार्ज बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और इसलिए वो ज्यादा एनर्जी मांगेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। दुनिया की हर एटम में ये होता है, सेकंड आईपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट एंड थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड, दैट इज व्हाई nth आईपी इज ऑलवेज मोर देन n-1 आईपी। तो इसका मतलब ये जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतनी आईपी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये भी सही दे रखा है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। एग्जाम में बैठे हो अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड सही है तो आंसर आपको ऑल कर देना चाहिए। फिर भी अगर आप बोलोगे सर ये EA1 EA2 क्या दे रखा है, तो EA1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। पहला इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता है ऑक्सीजन में तो थोड़ी बहुत एनर्जी निकलती है, बहुत कम निकलती है लेकिन निकलती है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता है तो वो जुड़ता ही नहीं, क्योंकि वो मतलब जुड़ता है तो मुश्किल से जुड़ता है, क्योंकि माइनस चार्ज पहले से ऑक्सीजन पर आ चुका है, एक इलेक्ट्रॉन खा चुका है, एक और इलेक्ट्रॉन खाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ज्यादा होंगे, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होगी। तो इसका मतलब पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, पहले इलेक्ट्रॉन खाने की क्षमता है ज्यादा और दूसरे की खाने की क्षमता कम है, और ये ऑक्सीजन में दुनिया के हर एटम में होती है। फर्स्ट EA इज ऑलवेज मोर देन सेकंड EA फॉर एनी एलिमेंट, है ना, विच एवर यू लुक एट द आंसर विल बी सेम। तो इसका मतलब ये कि ये भी सही है। तो ये तीनों हर किसी एलिमेंट के लिए सही होते हैं बेटा। ये इसकी जगह कोई दूसरे भी दिए हुए होते ना तो भी हम आंसर ये वाला देते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस के दौरान इनमें से कौन सा कंपाउंड आप नहीं बनाते हो। तो कौन सा कंपाउंड नहीं बनाते हो वो देख लेते हैं अपन। तो हमें NaHCO3 मिलता है, हमें NH4Cl मिलता है। अगर आप देखो तो NaHCO3 तो बनाते ही हम, और इसको हीट ये वाला कंपाउंड भी बीच में बनता है। शुरू में हम लेते हैं NH3 और CO2 होता है, H2O की प्रेजेंस होती है, एसिड और बेस रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा, तो बनेगा NH4 होल ट्वाइस, NH4 होल ट्वाइस CO3 बनेगा। और अगर एसिडिक मीडियम ज़्यादा ले लें, CO2 थोड़ा ज़्यादा ले लें, तो फिर इसको एसिडिफिकेशन से NH4HCO3 बन जाता है, यानी अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। इसकी अगर मैं HCl से रिएक्शन करा दूं, इसकी अगर मैं रिएक्शन करा दूं NaCl से, HCl तो लेते ही नहीं यहाँ पर, NaCl से रिएक्शन करवा दें तो NH4Cl भी मिल जाएगा, NH4Cl भी मिल जाएगा बेटा, है ना। तो NH4Cl मिल रहा है देखो बेटा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर NH4HCO3 भी मिल रहा है, वो नहीं लिखा हुआ है लेकिन मिल रहा है। NH4 उल्टो CO3 मिल रहा है। NaHCO3 तो तब मिलेगा जब यहाँ पर NaHCO3, देखो ये NaHCO3 आ गया, यहाँ से Na और यहाँ से HCO3 से NaHCO3 आ गया, तो NaHCO3 भी मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेकिन भाई साहब ये नहीं मिल रहा है। आंसर इज फोर्थ, राइट, द आंसर इज फोर्थ। ओके बेटा, चलो आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बकमिंस्टर फुलरिन दैट इज आल्सो कॉल्ड बकीबॉल C60 कंटेन्स। अब C60 में क्या होता है, C60 आपको मालूम है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड द फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड इफ यू हैव 6 मेंबर्ड रिंग अलोंग विथ 5 मेंबर्ड रिंग। बस ये होना चाहिए 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा होनी चाहिए, 5 मेंबर्ड रिंग्स कम होनी चाहिए, है ना। बीच में 5 मेंबर रिंग बनती है और इसको सराउंड करने वाली सारी 6 मेंबर रिंग्स होती हैं। इसका मतलब 6 मेंबर रिंग्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू 5 मेंबर रिंग्स, ठीक है ना। ये देखो ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है। अब इसी को स्ट्रक्चर को कर्व में ले जाओगे तो पूरी फुटबॉल बन जाएगी, जिसको बकी बॉल या बकमिंस्टर फुलरिन भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें C60 में जो होता है वो पेंटागन रिंग्स भी होती हैं, हेक्सागन रिंग्स भी होती हैं, और हेक्सागन रिंग ज्यादा होती हैं पेंटागन रिंग से, तभी वो सॉकर बॉल या फुटबॉल एक स्ट्रक्चर आएगा। 26 मेंबर रिंग एंड 14, देखो 20 प्लस 14 होता है 34। एनसीईआरटी में दे रखा है टोटल आता है 32 रिंग्स आती हैं, कुल 32 रिंग्स हैं। तो 22 रिंग्स तो यहां से नहीं आ रही है, 32 तो यहां से नहीं आ रहा है, तो ये गलत है। 12 6 मेंबर्ड एंड 14, 12 एंड 14 26 आ रहा है, तो ये भी गलत है। हमारा आंसर 32 होना चाहिए। 12 और 20 32 ये भी सही आ रहा है, 20 और 12 32 अब देखो इनमें उलझा रखा है। बस इनमें यहां से काम आएगा, हेक्सागनल ज्यादा होता है, पेंटागन ज्यादा होते हैं, हेक्सागन ज्यादा होते हैं, यानी 6 मेंबर रिंग ज्यादा है। यहाँ पे 12 दे रखा है, वो 20 दे रखा है, तो ये गलत हो गया, बिकॉज 6 मेंबर रिंग्स कम दे रखी हैं। यहाँ पे 20 और 12 दे रखा है, परफेक्टली करेक्ट। तो क्या याद रखोगे कि फुलरिन्स के अंदर जो C60 फुलरिन है, सबसे पुरानी जो, अब आजकल तो फुलरिन और कई सारी आ गई हैं, लेकिन जो सबसे क्लासिकल फुलरिन है वो है C60। और C60 फुलरिन में अगर आप देखोगे तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटागन्स एंड हेक्सागन्स, वेयर नंबर ऑफ हेक्सागन्स इज एक्जैक्टली 20 एंड नंबर ऑफ पेंटागन्स इज एक्जैक्टली 12। सो 12 और 20 32 टोटल रिंग्स हो जाती हैं, राइट। दिस इज आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, व्हेन कॉपर रिएक्टेड विद डाइल्यूट HNO3, बेटा कॉपर की रिएक्शन जब डाइल्यूट HNO3 से होगी, डाइल्यूट HNO3 से होगी, कॉपर बेटा लेस रिएक्टिव है और HNO3 भी डाइल्यूटेड है,
तो फिर ये रिएक्शन बहुत मुश्किल से होती है, या यूं कहें कि रिएक्शन होने के चांस कम होते हैं। तो आप ऐसे याद रखो, मैं ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, एक जिंक की रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट HNO3 से करोगे तो जिंक तो मोर रिएक्टिव है, HNO3 जिंक मोर रिएक्टिव है, तो ये तो हंसते हंसते रिएक्शन देगा। देखा चेहरा कैसा हंसते हंसते आ रहा है। और ये बोलेगा नहीं मुझको रिएक्शन नहीं करनी, नो मुझको रिएक्शन नहीं करनी। तो कॉपर बोलेगा मुझको रिएक्शन नहीं करनी, नो ये, और ये हंसते हंसते रिएक्शन करेगा तो N2O बनाएगा। अब आप ये बोलोगे कि सर ये क्या ट्रिक हुआ, तो सुनो, N2O इज लाफिंग गैस, तो हंसते हंसते रिएक्शन कर रहा है, आराम से कर रहा है, लाफिंग गैस बन रहा है। कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से होगी, मना करेगा नहीं मेरे को रिएक्शन नहीं करना, नो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, NO बनेगा। तो यानी याद करने का तरीका महज एक याद करने का तरीका था। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, कॉपर जो रिएक्शन करता है डाइल्यूट HNO3 के साथ, नो। जिंक जब करता है हंसते हंसते करता है, लाफिंग गैस N2O। और अगर कॉन्सेंट्रेट के साथ कोई भी करेगा तो NO2 बनेगा। हरे क्या बोलते हैं, लाल रंग के धुएं उठेंगे, क्योंकि NO2 रेड ब्राउन कलर्ड गैस होती है। तो इट विल गेट रेड ब्राउन कलर्ड फ्यूम्स इफ कॉन्सेंट्रेट HNO3 वाज यूज्ड इन ईदर ऑफ देम। अगर इनमें से किसी में भी अगर हम कॉन्सेंट्रेट यूज करते तो NO2 के ब्राउन फ्यूम्स दोनों में आते हैं, राइट। चलो, नंबर ऑफ POH बॉन्ड इन फॉस्फोनिक एसिड। फॉस्फोनिक एसिड होता है बेटा S3PO3। S3PO3 में जब भी आप S3PO2 S3PO3 किसी का भी स्ट्रक्चर बनाओ, एक बात ध्यान रखना, P डबल बॉन्ड होना मैंडेटरी है, जरूरी है। नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। कितने O बच गए, तो 3 में से एक O मैंने बना दिया, 2 बच गए, 2 हवा में लटका दो। H कितने हैं, 3 है, तो एक H यहाँ पे लगा दो, एक H यहाँ पे लगा दो, और इनको सिंगल बॉन्ड और एक H बचेगा तो उसको डायरेक्टली लगा दो। अब बोल रहा है कितने POH बॉन्ड है, तो POH बॉन्ड कितने, 2 हैं, एक POH बॉन्ड ये रहा, एक POH बॉन्ड ये रहा। नंबर ऑफ POH बॉन्ड पूछा है तो आंसर इज 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड बाय वेरियस रिएक्शंस बट नॉट बाय। इनमें से किसमें क्लोरीन गैस नहीं बनती है? तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब आपको Cl नेगेटिव से Cl2 बनाना हो तो या तो आप कर सकते हो यूज KMnO4, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये Cl- को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। या इसका छोटा भाई ले सकते हो जिसका नाम है MnO2, ये भी ये काम करता है। और नहीं तो दुनिया का बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो फ्लोरीन, ठीक है ना। लेकिन K2Cr2O7 इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ऑक्सीडाइज दिस Cl- इनटू Cl2। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रिएक्शन होती ही नहीं, रिएक्शन बिल्कुल होती है, रिएक्शन होती है, लेकिन इससे बनता है CrO2Cl2। CrO2Cl2 बनता है जो कहलाता है क्रोमाइल क्लोराइड। जनरली IIT-JEE में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि वहां पर सॉल्ट एनालिसिस डिटेल में है, तो वहां पर पढ़ाया जाता है। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है जहां पर ये क्रोमाइल क्लोराइड है। यहाँ पे क्रोमियम की स्टेट देखिएगा बेटा +6 है, जबकि यहाँ पर भी +6 है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हुई नहीं। पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम से जाना जाता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन बेटा माफ करना, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन्ड है। तो कुल मिलाकर Cl- को Cl2 में बदलना ये कर सकता है, तो ये रिएक्शन Cl2 बनाएगी, ये नहीं बनाएगी। मैंने कहा था KMnO4 के अलावा छोटा भाई उसका जो होता है MnO2 वो भी काम कर सकता है। और F2 तो बेटा दुनिया में बहुत प्रबल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये तो करेगा ही करेगा, ये भी करेगा। द आंसर इज सेकंड, क्योंकि सेकंड ही वो ऑप्शन है जिसके अंदर हमारे को क्लोरीन नहीं मिलेगी। ओके बेटा, द नेक्स्ट वन, 3 लैंथेनाइड्स विच शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल्सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताने वाले, क्योंकि लैंथेनाइड की सबसे पसंदीदा स्टेट है +3, लेकिन +2 दिखाने वाले ये वाले हैं, यूरोपियम है, इटरबियम है, क्योंकि ये F14 होता है बेटा, ये F7 होता है, हालांकि ये F6 होता है, फिर भी इसके अंदर इतने एक्सचेंजेस हो जाते हैं कि इसको स्टेबिलिटी के लिए सफिशिएंट है। तो सेमेरियम, इटरबियम, यूरोपियम, ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं लैंथेनाइड्स के जो +2 अवस्था में देखे गए हैं, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरोपियम एंड इटरबियम है, लेकिन साथ में सेमेरियम के लिए भी ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें भी एनफ एक्सचेंज एंथैल्पी होती है ताकि वो अपनी F6 को स्टेबलाइज कर सके। इसका मतलब आंसर इज फर्स्ट, राइट। तो ये डायरेक्टली ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। वैसे एनसीईआरटी में लिखवा रखा हो, जिन्होंने F ब्लॉक पढ़ा हुआ है अनअकैडमी पर, तो उनको मालूम होगा कि F ब्लॉक में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी, राइट। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ अमोनिया इज मोर देन दैट ऑफ AsH3। बताओ मुझको बेटा, NH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो आंसर है भैया स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि N का साइज छोटा है। ये क्या हुआ, हाँ ये साइज छोटा है तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं आर्सेनिक की बात करूं तो आर्सेनिक का बॉन्ड बड़ा है तो इजीली टूट जाएगा, तो ये बॉन्ड वीक है। मैंने यहाँ पे 2 धारियां बनाई, यहाँ पर 1 धारी बनाई, जिसका मतलब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, ये वीकर है, तो ये एसेशन तो एकदम ट्रू है।
ये ट्रू है बेटा। अब रीजन देखते हैं। अमोनिया एज एच बॉन्डिंग, अमोनिया एज एच बॉन्डिंग बिल्कुल सही है। फाइल AsH3 हैज लिटर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एच बॉन्डिंग, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। NH3 में एच बॉन्डिंग होती है, AsH3 में एच बॉन्डिंग नहीं होती है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन एच बॉन्डिंग होने से, एच बॉन्डिंग तो बाहर की बात है बेटा, एच बॉन्डिंग तो ये एक अमोनिया और दूसरे अमोनिया के बीच की बात है, ये अमोनिया और अमोनिया के बीच की बात है एच बॉन्डिंग। इसको अमोनिया की बॉन्ड एंथैल्पी से क्या मतलब, तो अमोनिया एच बॉन्डिंग को अंदर के बॉन्ड स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली करेक्ट हैं, राइट, इनका कोई आपस में कोई संबंध नहीं है। एच बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल्स के बीच की कहानी है, और ये जो दे रखा है बॉन्ड एंथैल्पी, ये अंदर के बॉन्ड की कहानी है, और ये दोनों कहानियां इंडिपेंडेंट है, दोनों कहानियां अलग अलग चलती हैं, राइट। तो ये दोनों कहानियां सही हैं परंतु अलग अलग है, एक्सप्लेन एक दूसरे को नहीं कर सकता है। हमारा बेस्ट आंसर ये जाएगा दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो बोथ रीजन एसेशन आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, द आंसर इज सेकंड। एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन जो जाता है वही आता कि एन का साइज छोटा होने के कारण ओवरलैपिंग एक्सटेंड ज्यादा होता है, इस कारण से वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और इसलिए इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा वगैरह वगैरह वगैरह, राइट, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the extraction of aluminum from alumina, electrolytic reduction of Al2O3 occurs in presence of cryolite Na3AlF6 fluorspar CF2। बेटा ये दो कंपाउंड हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नेचर में पर्याप्त मात्रा में होते हैं, और ये कंपाउंड की खास बात एक और कि अगर Al2O3 को के साथ मिक्स कर दोगे, अगर मैं Al2O3 के साथ ये जय और वीरू को मिक्स कर दूंगा, जय और वीरू का मतलब क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार, CRY एंड FLOU आर, तो क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार को मिक्स करने से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा ताकि ये जल्दी से पिघल जाएगा और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होकर फटाफट एल्यूमिनियम मिल जाएगा। हमें एल्यूमिनियम निकालना है, अगर रिडक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराना है तो पहले इसका मेल्टिंग पॉइंट कम करना पड़ेगा, जिसके लिए दो किरदार हैं और वो है क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार, जिनका काम है इसके मेल्टिंग पॉइंट को लो करना। तो ये बात तो सही है, एसेशन सही है, ये बोल रहे हैं ये एसेशन होता है, तो ये बात तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन बोल रहे हैं रिडक्शन ऑफ Al2O3 बाय मैग्नीशियम। अब देखो ये नई दिक्कत आ गई, मैग्नीशियम। अब पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में कई मैग्नीशियम काम नहीं आता है, लेकिन ये बोल रहे रिडक्शन ऑफ Al2O3 बाय मैग्नीशियम अकर्स बाय एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, बाय मैग्नीशियम अकर्स ओनली एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। तो भैया Al2O3 से मैग्नीशियम, Al2O3 मैग्नीशियम से रिड्यूस हो जाता है क्या? आंसर है यस, रिड्यूस हो जाता है। एल्यूमिनियम डायग्राम जब पढ़ते हो तो उसमें कहा जाता है कि एल्यूमिनियम का ग्राफ, एल्यूमिनियम ग्राफ ऊपर आता है, मैग्नीशियम का नीचे आता है, ऐसा आता है। ये मैग्नीशियम का ग्राफ है और ये एल्यूमिनियम का ग्राफ है। तो लो टेम्परेचर पर Al2O3 को Mg रिड्यूस कर देगा। ये बोल रहा है Al2O3 को Mg रिड्यूस करेगा, लेकिन बोल रहा है हाई टेम्परेचर पर करेगा। यहां इसने झूठ बोल दिया, क्योंकि लो टेम्परेचर पर मैग्नीशियम नीचे है। तो अगर मैग्नीशियम को वैसे तो हम काम में नहीं लेते, एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री में कभी हम मैग्नीशियम को काम में नहीं लेंगे, लेकिन जहां तक बात है एल्यूमिनियम डायग्राम की, एल्यूमिनियम डायग्राम से देखोगे तो हम बोलते हैं ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है और दिमाग में नहीं, ऊपर खोपड़े में दिमाग बिल्कुल भी नहीं है, तो आप काम में लो, क्योंकि पैसा बहुत जायज जाएगा। सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम इतना महंगा मेटल, उसको आप कुर्बानी देकर और Al2O3 को बना, Al2O3 से एल्यूमिनियम निकाल रहे हो, तो बहुत समझदारी वाले काम नहीं कर रहे हो। एल्यूमिनियम डायग्राम देखकर हमें बेवकूफी नहीं करनी है। एल्यूमिनियम डायग्राम अलग अलग बात है। एल्यूमिनियम डायग्राम बोलता है कि हाँ देखो फीजिबल है या नहीं है, देख लो और देख के छोड़ दो। यूज करना है नहीं करना है, पैसे का सोचना है, पैसे का, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नीशियम हम काम में नहीं लेंगे, क्योंकि इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा, फाइनेंशियल थोड़ी मुश्किलें हो जाएंगी, इसलिए हम मैग्नीशियम काम में नहीं लेंगे। ले सकते हैं लेकिन वो भी लो टेम्परेचर पर। ये बोल रहा है हाई टेम्परेचर पर, तो ये तो एकदम खतरनाक वाला झूठ लिखा है इसने। ये बोल रहा है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। लो बेटा, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, जबकि आंसर है लो टेम्परेचर, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आंसर है कि ये ट्रू है और वो फॉल्स है। तो assertion is true but the reason is false. The answer is third. Okay. The next question now. Due to higher electronegativity of N, O and F, the magnitude of H bonding in their hydrides will be quite appreciable. बिल्कुल सही है बेटा। लाइन थोड़ी ऐसी अच्छी खासी अंग्रेजी में लिखी हुई है, लेकिन अंग्रेजी से भयभीत नहीं होना है। बोलना है कि ड्यू टू हाई EN ऑफ फॉन की EN तो हाई होती है, इसलिए H बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड एप्रिशिएबल होता है। एप्रिशिएट किसको कब करते हैं? जब वो बहुत अच्छा करता है। एप्रिशिएबल मतलब अच्छा खासा, तो ये है, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया H2 and HF are higher than the hydrates of the subsequent group member. Subsequent मतलब उनके ठीक बाद वाले। तो ठीक बाद वाले NH3 के ठीक बाद वाला कौन सा है बेटा? तो आंसर है PS3 है। जब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखोगे तो ये आएगा, बिकॉज इसका H बॉन्डिंग है। होना तो चाहिए था उल्टा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है,
लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका H बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये कहानी H2O के साथ भी होती है, इसका सब्सिक्वेंट मेंबर H2S है, इससे भी ज्यादा आता है, और इधर HF का सब्सिक्वेंट मेंबर HCl है, इससे भी ज्यादा इसका आता है। इसका मतलब ये विधि सही दे रखा है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि अगर मुझको ये पूछा हुआ है कि इनके बॉइलिंग, इनके मैग्नीट्यूड एप्रिशिएबल होते हैं, इनके H बॉन्डिंग एप्रिशिएबल होते हैं, और रीजन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 H2 एंड HF आर हायर देन द हाइड्राइड्स ऑफ देयर सब्सिक्वेंट ग्रुप मेंबर, तो सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। द आंसर इज 1। द नेक्स्ट वन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट देन द लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। एनसीईआरटी की लाइन नहीं है। तो आप जानते हैं कि एक्टिनाइड जो होते हैं 5F एलिमेंट्स होते हैं, और 5F जो होती है उनकी वेरी पुअर शील्डिंग है, वेरी पुअर शील्डिंग, जितनी पुअर शील्डिंग होगी उतना कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, बस ये आंसर है। जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो 4F होते हैं, इनकी होती है पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग, ये पुअर शील्डिंग है, ये PS है, ये VPS है, ठीक है ना। एक PS एक VPS, वेरी पुअर शील्डिंग, जबकि वेरी पुअर शील्डिंग तो कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा, तो ये एनसीईआरटी लिखता है कि एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन की मात्रा लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन की तुलना में ज्यादा होती है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। हमको इनकरेक्ट ढूंढना है तो पहले इसको गोला कर दें, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज हमें फॉल्स ढूंढना है, ये ट्रू है। लेंथेनेट्स ऑन रिएक्शन विद H2 गिव्स ऑक्सीजन गैस, लेंथेनेट मेटल है, और मेटल्स की रिएक्शन अगर पानी के साथ होगी, ठीक है ना, वैसे तो ये इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे, और मान लीजिए कर जाते हैं तो रिएक्शन करने के बाद क्या देंगे, तो आंसर है हाइड्रोजन। जैसे एसिड्स के साथ ये हाइड्रोजन गैस देते हैं, ऑक्सीजन गैस देने का तो कोई मतलब नहीं होता है। ऑक्सीजन गैस देने का मतलब ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खाएंगे, मेटल होगा तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खा कैसे जाएगा, तो ये तो कॉमन सेंस कह रहा है कि ये तो आंसर हो नहीं सकता। तीसरा बोल रहा है Ce+4 सॉल्यूशंस आर वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि Ce+4 से Ce+3 का जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये यहां से खुद रिड्यूस होना चाहेगा, खुद रिड्यूस होना चाहेगा तो अगले को क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडाइज, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना बिल्कुल तय है। Ce+4 Ce+3 में जाने की टेंडेंसी रखता है, इस कारण से कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना बिल्कुल सही है, बिल्कुल तय है, बिल्कुल सही है, तो ये भी सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया, ये ट्रू है, पहला वाला ट्रू स्टेटमेंट है ना। दूसरा वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, हमें फॉल्स की जरूरत थी तो हमें मिल चुका है सेकंड आंसर। फिर भी ये देख लेते हैं, ये ट्रू है, एक्टिनेट्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड। जब बेटा वो ये भी एनसीईआरटी की लाइन है कि अगर जो एक्टिनेट्स होते हैं ये रिएक्टिव मेटल्स होते ही हैं, लेकिन अगर फाइनली डिवाइड होंगे तो सरफेस एरिया और बढ़ जाएगा, रिएक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। द ओनली आंसर इज सेकंड बिकॉज इट इज फॉल्स, राइट। मैच द फॉलोइंग करना है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस किसके लिए होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए होता है, फर्स्ट का आंसर थर्ड होगा। डेकॉन्स प्रोसेस क्या होता है, CuCl2 के प्रेजेंस में हम क्या बोलते हैं, HCl से क्लोरीन बनाते हैं, तो HCl से क्लोरीन बनाते हैं तो क्लोरीन बनाने का ये प्रोसेस हो गया। हेबर प्रोसेस अमोनिया बनाने के लिए होता है, उसकी प्रेजेंस में आयरन और फाइनली डिवाइडेड मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में अमोनिया बनाते हैं हम N2 और H2 की रिएक्शन से, ये अमोनिया का प्रोसेस हो गया। और प्योर नाइट्रोजन बनता है किससे, बेरियम अजाइड या सोडियम अजाइड को थर्मल डिकम्पोज करने से, तो सोडियम अजाइड या बेरियम अजाइड को जब गर्म करते हैं तो प्योर नाइट्रोजन बन जाती है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आंसर हो गया हमारा एस का सेकंड। तो ये वाला मैच कर दिया, इसके ऑप्शंस मेरे पास नहीं थे, देखते हैं ये वाला ऑप्शंस रहे, कर लोगे इससे। थैंक यू। तो होप कि आपको मजा आया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको टेस्ट में मज़ा आ रहा होगा। सभी टेस्ट देते रहो बेटा, लास्ट के टेस्ट है, कोई एक टेस्ट खराब होने से ये नहीं होता कि हमारा वाकई में टेस्ट खराब ही होगा। आप मेहनत करते रहो, अपनी गलतियों को एनालिसिस करते रहो, वीडियोस को आप फटाफट देखकर जब भी आपको लगे कि हमारे से नहीं बन पा रहा है तो उसको वापस देख लो, ठीक है, और कोशिश करो कि जो साल भर किया है उन्हीं चीज़ों को रिपीट करो, अभी नई चीज़ें करने का ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। होप यू विल डू वेल, ठीक है ना, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, नमस्कार। तो अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, और चलिए देखते हैं एक एक करके, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि फुल सिलेबस था, तो इसमें लगभग ये ट्राई किया गया था कि पूरे 11-12 के कहीं ना कहीं सारे चैप्टर के क्वेश्चंस इसमें आ जाएं, IUPAC से लेकर आपके केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ तक, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था उसमें देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। तो अगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या जाता है कि आपको किस तरीके से चेक करना है। और मुझे क्या लगता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन एक भी है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है, ठीक है।
आप बोलेंगे कि सर कायरल कार्बन से ऑप्टिकल आइसोमर को क्यों रिलेट कर रहे हो, उसको तो पॉस और कॉस से करना चाहिए था। बेटा ऐसा नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए पॉस कॉस जरूरी है, बट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की अगर बात करते हो तो मॉलिक्यूल में अगर एक भी कायरल सेंटर है तो आप कह सकते हैं कि वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। और अगर कायरल सेंटर नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने की जो कंडीशन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो एक आता है ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बाइफिनाइल और एक एलिन्स का सिस्टम आता है, आपको याद होगा, तो वहां चेक कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यही देख लूंगा कायरल सेंटर है या नहीं है। अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे कायरल सेंटर कहीं भी नहीं दिख रहा है। कायरल सेंटर अगर आपको याद हो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड वैलेंसी विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम विद 4 डिफरेंट वैलेंसी। सेकेंड वाले की अगर बात करें तो इसमें देखो बेटा ये कार्बन जो है वो कायरल सेंटर है। कैसे? क्योंकि इस कार्बन पे अगर देखें तो एक हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, ठीक, और इस कार्बन पे एक मिथाइल हो गया, तो इसके 2 डिफरेंट वैलेंसी हो चुके हैं। बाकी के अगर 2 देखें तो इसके इधर देखिए कार्बन है और इसके इधर भी कार्बन है, बट इस कार्बन पे मिथाइल और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ये कार्बन जो है वो कायरल सेंटर है और ये वाला कार्बन भी कायरल सेंटर है। क्या समझ में आई बात? तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे लग रहा होगा सर देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात जो होती है वो मॉलिक्यूल के एक्चुअल फॉर्म में होती है। आपको वेज दिया जाएगा, फिशर प्रोजेक्शन दिया जाएगा, या किसी ना किसी फॉर्म में न्यूमैन वगैरह दिया जाएगा, तब जाकर आपको बात करनी है, अदरवाइज आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कायरल सेंटर था और हमें पता है कि ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का मतलब ही यही हुआ कि या तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और या तो वो मेसो होगा। क्या समझ में आई बात? तो चलिए थर्ड ऑप्शन में देखिए। अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या कंफ्यूज करते हैं कि सर यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है क्या? जरा ध्यान से देखिए, इस कार्बन पर ब्रोमीन है और इसी कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करते हैं। अगर आप देखें तो इस कार्बन पे इस साइड से जाओ और इस साइड से चेक करो तो कहीं भी डिफरेंट वैलेंसी नहीं आएगी। जैसे कि अगर मैं देखूं तो कार्बन है और इधर भी कार्बन है, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे इसके दूसरे पे भी कार्बन है और इसके दूसरे पे भी कार्बन है। लेकिन जब यहाँ से इधर बढ़ोगे तीसरे पे, तो यहाँ पर भी तीसरे पे ये पॉइंट जो होगा वो कॉमन हो जाएगा। अगर ये देखें क्लोरीन, तो ये कॉमन है दोनों के लिए। अगर कॉमन है तो सिंपल सी बात है कायरल सेंटर नहीं हो सकता, और अगर ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन इस कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये तो होने वाला है नहीं। इसमें देखिए तो इसमें कहीं भी कायरल सेंटर नहीं है, और ना ही ये ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बाइफिनाइल है, और ना ही ये एलिन्स वाला सिस्टम है, ठीक है। तो इस कारण से हमने आंसर इसको 2 किया है, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ और है, दूसरा आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड बाई जेल्डाल मेथड? याद आ रहा है क्या बेटा? जेल्डाल मेथड की बात है। जेल्डाल पर अगर देखा जाए तो इसमें यह बताया गया था कि अगर नाइट्रो कंपाउंड्स है, अगर नाइट्रोजन रिंग में है, तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें नाइट्रोजन को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए तो आपको याद आएगा यूरिया। यूरिया को अगर देखें तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें ये बात पता है। और यहाँ पर यूरिया का कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है और हम आसानी से नाइट्रोजन का पता कर सकते हैं इसमें, ठीक। लेकिन पाइरिडिन की अगर बात करें तो इस केस में, जो पाइरिडिन वाले केस देखें तो इसमें जो नाइट्रोजन है बेटा वो रिंग में है, और अगर नाइट्रोजन रिंग में है इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे डिटेक्ट जेल्डाल मेथड से नहीं कर सकते। समझ में आई बात ये बेटा? तो इसका आंसर यही हो गया। नाइट्रो कंपाउंड्स को भी नहीं कर सकते, और नाइट्रोजन अगर रिंग में है तो उसे भी नहीं कर सकते। अमीनो एसिड को कर ही लेंगे, एनिलीन जो है इसको भी कर ही लेंगे। क्या समझ में आई बात ये? कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग? बेटा ये इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि ये चीज़ें आपको जाके एनसीईआरटी से पढ़नी चाहिए। अगर आप देखें तो हमने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से हर टाइम कुछ ना कुछ अलग क्वेश्चन पूछा है। क्यों? क्योंकि जाके आप उस टॉपिक को आप देखें, जाकर आप एनसीईआरटी में पढ़िए, जाके उसमें दिखेगा कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो है वो क्या है और क्या नहीं है, और जितना दिखे उसे याद कीजिए, क्योंकि इस मेजर टेस्ट के थ्रू हम लोग ये चाहते हैं कि एटलीस्ट जो याद करने वाली टॉपिक है वो तो आपको याद हो ही जाए। समझ में आई बात? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी इसमें काफी दिए थे, तो अगर देखें ध्यान से तो इसमें दिखेगा कि पहला स्टेटमेंट पढ़िए कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ कीटोन गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कीटोन बनाना है बेटा, ठीक है। अगर आप कीटोन बनाए तो जरा ध्यान से देखिए, दिस इज कीटोन बेटा। अभी कीटोन की बात क्या कर रहे हैं हम लोग कि इसका हाइड्रोजिनेशन करना था। हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन करना है, और हमें पता है कि हाइड्रोजिनेशन जो होता है बेटा किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे पीडी लिख लिया, तो H2 क्या करेगा बेटा? पाई बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन जोड़ देगा, और कीटोन में हमें पता है दोनों साइड कार्बन होते हैं, तो अगर हम पाई बॉन्ड तोड़ के दोनों साइड हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो अल्कोहल तो बनेगा, और वो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकरेक्ट की बात हो रही थी। यहाँ तक क्लियर है? चलिए सेकंड अगर हम बात करें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद कीटोन विल गिव सेकेंडरी अल्कोहल। जरा सोचिए,
अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं तो इसी कीटोन में अगर मैं RMGX को ऐड करूं तो मुझे क्या समझ में आता है, कीटोन देख के सबसे पहले मेरे दिमाग में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आता है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए मुझे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल चाहिए। क्या यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है? हाँ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ये जाकर क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जरा मुझे बताइए, जब इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा तो ये 2 डिग्री वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री में, और पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ओपन। इसका मतलब कि यहाँ पे अल्कोहल तो बन रहा है बट वो 3 डिग्री बन रहा है, जबकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सेकेंडरी अल्कोहल लिखा हुआ है। क्या आई बात समझ में? अगर आप ध्यान से देखिए तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्डिहाइड विल गिव प्राइमरी अल्कोहल। बेटा आपको भी पता है कि एल्डिहाइड क्या होता है, जैसे अगर हम देखें तो ये है बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में दिस कार्बन इज 1 डिग्री कार्बन, या हम प्राइमरी कार्बन कह सकते हैं। तो इसका अगर हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और एच आके लग जाएगा बेटा। तो अल्कोहल तो बन जाएगा, लेकिन हम इसे क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी। प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रही बात? क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटने के बाद ये जो अल्कोहल बनेगा, इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन अटैच्ड है। क्या समझ में आई बात? तो ये भी सही है। नेक्स्ट अगर बात करें रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग डाइबोरेन, बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी के लाइन से उठाया गया है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन जो है हमने देखा है कि डाइबोरेन से करते हैं। डाइबोरेन बेटा आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 2 जगह आता है, एक ये कि एल्कीन का ऑक्सीडेशन करने के लिए जब हम हाइड्रोबोरेशन के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए H2O2 एंड OH माइनस लेते हैं, ठीक। बट रिडक्शन के लिए क्या करते हैं, जब डाइबोरेन है तो हाइड्रोबोरेशन तो वही होगा, बट रिडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर H2O ले लेते हैं या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिडिक H वाला कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं, जिससे फाइनली क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, तो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग डाइबोरेन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। एकदम सही बात है कि हम इससे क्या बना सकते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाया हम LiLH4 से भी कर सकते हैं और डाइबोरेन भी कर सकता है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि डाइबोरेन जो होता है बेटा, नाइट्रो कंपाउंड्स को, हेलो कंपाउंड्स को आसानी से रिड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये भी सही था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो गलत है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड जब कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा बेटा तो वहां पे 3 डिग्री अल्कोहल देगा, ना कि 2 डिग्री अल्कोहल देगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस रिएक्शन था, जैसा कि आपको पता है सीक्वेंस रिएक्शन की जो सीरीज है वो योगेंद्र सर लेकर आ रहे हैं, तो उसको आप देखिए थोड़ा, है ना। तो सीक्वेंस वाले रिएक्शन हम लोगों ने दे दिया था एक बार, ताकि ये देखना चाहते थे कि क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है टारगेट, देखिए हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है और नाइट्रोबेंजीन से हमें ब्रोमोबेंजीन जाना है, ठीक है। इस बात को समझिएगा, है ना। हमें एक बात पता है कि भाई इस नाइट्रो को तो हटाना ही है और उसके बाद मुझे Br लेकर आना है। तो बेटा नाइट्रो को हटाना है तो सबसे पहले आपको एनिलीन तो बनाना होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर बेंजीन पर कुछ आ रहा है तो सिंपल सी बात है, मुझे ये दिखना चाहिए, मुझे ये दिखना चाहिए, ठीक है। अगर बेंजीन पर अगर आप किसी को लेकर आ रहे हो नाइट्रो या एनिलीन की जगह, तो सिंपल सी बात है मुझे ये चाहिए और ये चाहिए, इसका मतलब नाइट्रो कंपाउंड को सबसे पहले मुझे एनिलीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनिलीन में। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एनिलीन को हम N2Cl में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ NaNO2 HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना सकते हैं। और एनिलीन किससे बना सकते हैं, याद करो, एनिलीन की अगर हम बात करें तो हम इसे बना सकते हैं बेटा नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से। किससे बना सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से। और ये नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन में ध्यान रखना बेटा, H2PD यूज कर सकते हैं, मेटल के साथ एसिडिक मीडियम यूज कर सकते हैं, लेकिन LiLH4 नहीं यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब नाइट्रोबेंजीन से जुड़ा हो तो उस केस में LiLH4 का यूज नहीं करते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए तो H2PD करेंगे तो ये एनिलीन बन जाएगा, यहाँ पर भी एनिलीन बन जाएगा, यहाँ पर ZnHCl, यहाँ पर भी एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक तीनों ऑप्शन सही था। लेकिन अगर एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है तो मुझे पता है NaNO2 के साथ HCl चाहिए, ये भी सही है, ये भी सही है, और अगर ध्यान से देखें तो ये भी सही है, सब के सब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। अब बात यह जाती है कि मुझे यहाँ ब्रोमीन चाहिए, तो मुझे ब्रोमीन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के पार्ट में चाहिए, मतलब Br- आए, इस पर अटैक करे, रिएक्शन खत्म। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर Cu2 Br2 और HBr लिया है हमने, तो यहाँ पर सेंडमेयर्स रिएक्शन हो जाएगा बेटा, HBr है या Br- आएगा, N2 यहाँ से चला जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि अगर हम गुड लिविंग ग्रुप का फॉर्मेशन कर देते हैं तो N2 आसानी से लीव कर जाएगा और Br आकर यहाँ पे लग जाएगा। उसी तरीके से गटरमैन रिएक्शन के हेल्प से हम लोग यहाँ पे Br- भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
मैंने किस तरीके से याद किया है, ध्यान से सुनिए कि अगर मुझे मेरे पास कॉपर का ब्रोमीन, कॉपर के साथ ब्रोमीन आ रहा है, सॉल्ट आ रहा है, तो मैं कैसे याद रखूंगा कि भाई सेडमेंट्स है और कॉपर का अगर पाउडर फॉर्म हमने लिया है तो गटरमैन रिएक्शन है। क्या समझ में आई बात? इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन 1 एंड 3 दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मतलब एक तरीके से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसका। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज वाले जो भी क्वेश्चंस आते हैं, लैंग्वेज वाले जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें बच्चे फंस जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि बच्चे क्या करते हैं, उसको ट्राई नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग ट्राई क्या कर रहे हैं कि आजकल जो भी मेजर हो रहे हैं उसमें ट्राई करते हैं कि 50% क्वेश्चन जो है वो आपके लैंग्वेज के फॉर्म में हो, ताकि आप उसको अच्छे से डील कर सके। चलिए देखिए, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन प्रोपेनल, जैसा कि यहाँ पे लिखा है ना बेटा, अगर आपने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देखा तो आपको उसका स्ट्रक्चर बना देना चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, प्रोपेनल कर लूंगा। ठीक है, ये दिस इज प्रोपेनल। प्रोपेनल का मतलब हो गया बेटा एल्डिहाइड। ठीक, प्रोपेनल कर लिया। उसके बाद क्या लिखा है, ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ मीथेनॉल। अच्छा सही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मीथेनॉल बना देंगे, CH3OH लिख देंगे, और ये एक्सेस में है। और यहाँ पे लिखा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ड्राई HCl भी हमारे पास है। अब मेरे को ऑप्शन नहीं देखना क्योंकि मैं सीख रहा हूँ अभी, और मुझे पता है ये मेजर मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि मेरा नीट का एग्जाम अच्छा जाए, क्योंकि मुझे सीखना है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ पहले किस तरीके से रिएक्शन को हम अप्रोच लगाएं। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड का जो सबसे पहला रिएक्शन, जो सबसे उसकी बेसिक रिएक्शन है, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए आपको यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल चाहिए। जरा ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि CH3OH जो है ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा तो काम कर रहा है। ठीक है बेटा, अब ये ड्राई HCl याद करो, एल्डिहाइड के साथ अगर हम एसिडिक मीडियम लेते हैं, स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेते हैं, तो उसके पीछे का कारण बस इतना सा है कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करना। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। तो मैं डायरेक्ट समझ रहा हूं कि भाई ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड खुल जाएगा। तो क्या आया, सोचो पहले क्या आया, यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH2 है, इधर बेटा C के साथ क्या आ गया, H आ गया। O पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, और O पर जब नेगेटिव आया तो उसने H को खा लिया होगा, तो यहाँ पे क्या गया OH, और CH3OH जब अटैक करेगा तो क्या लग जाएगा, OCH3। क्या समझ में आई बात बेटा? ध्यान से देखो, एल्डिहाइड जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो ये हेमी एसिटल बनता है। ठीक, और हेमी एसिटल कंपाउंड्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और यहाँ पर एक्सेस में दिया भी हुआ है। तो अगर यहाँ पर एसिडिक मीडियम है तो क्या ये जो OH है अगेन H+ के साथ रिएक्शन करके ये H2O बन के बाहर जा सकता है कि नहीं, सोचिए। OH is not a good living group, but in presence of acidic medium, it can convert it into good living group। समझ में आई बात? तो यहाँ पर ये OH H+ के साथ आएगा, H2O बन के चला जाएगा, और अगेन अल्कोहल का एक और मोल आकर यहाँ पर अटैक कर देगा। तो सोचिए जब ये जा रहा होगा, जब अल्कोहल आएगा तो फिर से OCH3 लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन पर, पहले वाले कार्बन पर 2 ईथर ग्रुप लगना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, एसिटल, अगर एल्डिहाइड से बना है तो देखिए बेटा यहाँ पर OH के साथ OCH3 है, यहाँ देखिए सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, इसलिए ये गलत है, और ये वाला ऑप्शन सही है, और ये तो जेमिनल डायोल बना दिया जिसका कोई लॉजिक ही नहीं था। आई बात समझ में बेटा? चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगेन एक सीक्वेंस रिएक्शन है, बट इस सीक्वेंस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट पता है क्या है, कॉमन नेम, क्योंकि कॉमन नेम आप गलत करके आए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अगर जरा ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन काफी आसान था, लेकिन रिलेट किया है हाइड्रोकार्बन चैप्टर और अल्कोहल वाले चैप्टर से। ठीक, देखिए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गिवन रिएक्शन, इसके बारे में देखिए, ये क्या है बेटा, इसे आपको पता है कि ये है एल्काइल हैलाइड। मैं क्या सोच रहा हूँ, इसे एल्काइल हैलाइड, और मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। अगर एल्काइल हैलाइड है तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, SN1 SN2 E1 E2 एंड मेटल के नाम पर रिएक्शन। समझ में आई बात? तो मैं देखूंगा ये रिएजेंट क्या करता है। इस रिएजेंट को जरा ध्यान से देखिए, ये अल्कोहलिक KOH है, और अल्कोहलिक KOH हमें पता है कि ये E2 रिएक्शन देता है। क्या देता है, E2। अगर वही एक्वस रहता है तो वो NSR देता है, SN1 एंड SN2, डिपेंड्स कि अल्काइल हैलाइड कैसा है। देखिए अल्कोहलिक KOH E2 दे दिया, E2 में क्या होता था, सोचिए, E2 नाम ही एलिमिनेशन है, पाई बॉन्ड बनेगा, बट वो पाई बॉन्ड कैसे बनता था, तो E2 को रिलेट करिए SN2 से, इसमें भी साइमल्टेनियसली क्या होगा, लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन जाते हैं। तो हम ढूंढेंगे दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो बीटा हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप को हटाइए, डबल बॉन्ड बनाइए, तो आपको ए जो है बेटा वहां पर आइसोब्यूटाइलिन दिख जाएगा। ठीक है, आइसोब्यूटाइलिन दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, आइसोब्यूटाइलिन। जिन बच्चों ने वन शॉट वाला लेक्चर अटेंड किया था हेलोजन हेलोजन, तो वहां पे भी मैंने सारी चीजें बताई थी। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बन गया, आइसोब्यूटाइलिन। अब ये ए तो बन गया है, ए बनने के बाद अगर देखे बी,
तो इसमें H2O का H+, तो मैं सबसे देखो मैं फिर से कैसे सोच रहा हूँ, मेरे को तो मुझे पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो भाई बहुत सारे रिएक्शन है, तो मैं इससे डील करूंगा, मैं सोचूंगा ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो मुझे क्या लग रहा है इसमें एल्कीन है। एल्कीन की सबसे पहली रिएक्शन आपके दिमाग में क्या आती है, EAR, FRR, FRSR, ये 3 रिएक्शन आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए। EAR के लिए इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए जो कि है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ के कार्बोटाइन स्टेबल बनता है, तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, कार्बोटाइन यहाँ बना तो H2O यहाँ चला जाएगा, तो B जो हो जाएगा बेटा वो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक, B जो है वो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक। अब B के बाद कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये अल्कोहल दिखा ना बेटा। अब मुझे बताओ अल्कोहल के कौन कौन सी रिएक्शन, जैसा अल्काइल हैलाइड में लिविंग ग्रुप होता है ना, वैसे अल्कोहल में OH लिविंग ग्रुप होता है, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन दे सकता है, SN1 SN2 E1 E2, ये तो इसकी रिएक्शन है ही। बट अल्कोहल की एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसके अलावा जो होती है वो होती है ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन वाला पार्ट बेटा अगर आप ये सोचते हैं कि आपको एक दिन में याद हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। आपको जो चीजें याद करनी है ना उसको ट्राई करो हर दिन देखने के लिए या हर दूसरे दिन देखने के लिए, ताकि आपको हर बार आप उससे जब भिड़ोगे तभी याद होगा। अगर आप सोचोगे एक दिन में 10 घंटा टाइम देके कोई चीज याद कर लूं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अगले दिन उसको भूल जाओगे। आई बात समझ में? तो जो याद करने का पोर्शन होता है, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री का कोई बात हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, तो आप उसको कैटेगराइज कर दो कि आज मैं 20 मिनट ये वाले टॉपिक देखूंगा, फिर से 3 दिन के बाद फिर से देखूंगा, फिर से 3 दिन के बाद देखूंगा, फिर से 2 दिन के बाद देखूंगा, तब जाकर वो चीजें याद होती हैं। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ठीक उसी टाइप का है। कॉपर या हमें पता है Ag के प्रेजेंस में ये जो है 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। 1 डिग्री अल्कोहल होता तो एल्डिहाइड में चला जाता, 2 डिग्री अल्कोहल होता तो कीटोन में चला जाता। बट यहाँ पर सबसे खतरनाक यही है कि 3 डिग्री अल्कोहल है, और 3 डिग्री अल्कोहल होते ही बच्चे के दिमाग में आता है कि सर ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। बेटा इन केस ऑफ कॉपर या सिल्वर हम लोग इस केस में क्या करते हैं कि जब 3 डिग्री अल्कोहल लेके रखते हैं तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन। समझिएगा इस टर्म को, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब H2 जाएगा, क्या जाएगा, H2। बट डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, H2O चला जाएगा। तो यहां से H2O जाने का तरीका क्या होता है कि इसके कार्बन से यहां से H और यहां से OH जाएगा, तो फाइनली यहां पे बेटा एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्कीन। ये वही एल्कीन है जो A में बना था। और अगर इसका नाम जाने तो इसका नाम है आइसोब्यूटाइलिन। इसका नाम है, देखो OH 3 डिग्री कार्बन पे है ना बेटा, तो ये टर्शरी अल्कोहल है ना। तो जिन बच्चों को बेटा IUPAC से रिलेटेड, NCERT से रिलेटेड जो भी दिक्कत है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सारे टीचर्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आ रहे हैं वो 1 शॉट लेकर, उसको अगर आप बाद में देख रहे हैं तो 1.25x के स्पीड्स पे देख लो या 2 के स्पीड से देख लें, क्योंकि उसमें सारे टीचर्स जब जा रहे हैं ना तो हर चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं। NCERT में कॉमन नेम है तो उस पर भी बता रहे हैं ना, तो जिन बच्चों का छूटा है वो जरूर देख लें। तो यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल है बेटा, टर्शरी है, तो बच्चों ने यहाँ पे ना ये वाला गलती कर दिया, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कंसीडर कर लिया। दिस इज नॉट आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आई बात समझ में बेटा? तो A इज आइसोब्यूटाइलिन, सही बात है, और इसी का IUPAC नाम मैंने लिख रखा था 1 2 3। तो 2 मिथाइल प्रोपीन बेटा, देखो ये भी वही है ना। तो A इज आइसोब्यूटाइलिन और C भी वही है, लेकिन एक में कॉमन नेम यूज किया था और एक में अगर देखें तो IUPAC ने यूज किया था। सो A एंड C बोथ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें बच्चे कुछ क्वेश्चन तो सही कर लिए होंगे, बट IUPAC और कॉमन नेम में कहीं ना कहीं फंस गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो GOC का है। GOC पर भी देखा गया है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट दी टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, टॉटोमर्स की बात है आई बेटा, है तो टॉपिक ये GOC का, ठीक है, क्योंकि GOC में पढ़ाते हैं हम लोग, है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन आपको भी पता है कि टॉटोमर्स इज अ पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट है। बट इसमें क्या होता है कि कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ का फंडा यूज होता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ हम कहाँ पढ़ते हैं, GOC में, इसलिए वहां पर सारे टीचर्स बताते हैं। अगर टॉटोमर्स की कहानी अगर याद हो तो आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इनोल कीटो याद आ रहा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते थे। अगर कीटोन के पास ऐसा कोई हाइड्रोजन है जो माइग्रेट करके ऑक्सीजन के पास जाएगा तो उसके 2 फॉर्म बनते थे, एक इनोल और एक कीटो। इन जनरल कीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा होती थी, बट यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही पूछा है, भाई तुम इतना बता दो कि ये टॉटोमर्स एक दूसरे के हैं या नहीं है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर मैंने, जरा ध्यान से देखिए। तो दिस इज कीटो, ये क्या है बेटा, कीटो। और अगर यहां देखें तो बेटा इनोल है, बट इनोल कैसे होता है समझिएगा। देखिए अगर ये कीटो है ना बेटा, अगर ये कीटो है तो इसके टॉटोमरिज्म की बात करें तो इसका जो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है बेटा वो स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, ये यहाँ पर पाई कन्वर्ट होगा और ये यहाँ पर O पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन माइग्रेट होकर कहाँ चला गया, ऑक्सीजन पर। तो जरा ध्यान से देखिए, तो O पर यहाँ पे H और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। तो ये अगर कीटो है
ये अगर कीटो है तो ये इनोल हुआ, मतलब डबल बॉन्ड के साथ ही OH आपको दिखेगा बेटा। यहां पर देखो डबल बॉन्ड तो है बट OH जो है इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो इनोल अगर ये बनेगा तो ये इनोल कभी कीटो में जा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। समझ में, मतलब आंसर यही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, नॉट द टॉटोमर्स। समझ में आई बात? ठीक है, ये टॉटोमर्स नहीं है आपस में। बट यहाँ देखें तो यहाँ पर ये इनोल है बेटा, इनोल है, इनोल है तो कीटो में जाएगा, और कीटो में जाएगा तो कुछ नहीं करना है, जहां पर OH है ना वहां डबल बॉन्ड लगा दो। वहां क्या लगा दो? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड लगा दो यहाँ पे, तो ये जो हाइड्रोजन है ये माइग्रेट होके इस sp2 कार्बन पर चला जाता है। तो देखो ये दोनों तो एक ही है ना बेटा, तो ये टॉटोमर्स तो हो चुके हैं। यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और इसको बनाएंगे तो फिनोल बन जाएगा। मतलब इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ये होगा। बहुत सारे बच्चों ने 1 और 2 को आंसर दिया था। क्या समझ में आई बात? चलिए अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब देख रहे हो बेटा, GOC हो गया, IUPAC अभी होने वाला है, आइसोमरिज्म हो चुका है। अब हम लोग आ रहे हैं बेटा चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पे। याद करो बेटा, चेन ग्रोथ अगर पॉलीमराइजेशन की बात करें तो इट इज एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। याद आ रहा है क्या? एडिशन पॉलीमराइजेशन। और एडिशन पॉलीमराइजेशन कौन सा देता था? बताओ, मैंने क्या पढ़ा, याद है आप लोग को? एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या देता था? वही एल्कीन्स देते थे। कौन देते थे? एल्कीन्स। ठीक, एल्कीन्स, या वैसे जिनके मोनोमर यूनिट में एल्कीन रहे, C डबल बॉन्ड C तो रहना ही चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्लियर कट दिखेगा आइसोप्रीन। याद आ रहा है क्या बेटा? आइसोप्रीन, सिस फॉर्म ऑफ आइसोप्रीन, याद आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। PHBV आपको याद होगा, इसमें याद आ रहा है कुछ? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ग्लिप्टल याद करो, कैसे याद करेंगे? थैलिक एसिड एंड ग्लाइकोल। ठीक, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड तो इसने बोल ही दिया है ना? तो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड इज एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा बेटा वो ये हो जाएगा। ठीक, चलिए ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट? टॉलेंस रिएजेंट याद है? चलिए पहले टॉलेंस रिएजेंट की बात करते हैं। क्या ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देते हैं? हाँ देते हैं। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और साथ ही साथ सिल्वर मिरर, याद आ रहा है आपको, प्रिसिपिटेट बनाते थे, जिसके कारण हम लोग इसे सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते हैं, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते हैं। टर्मिनल अल्काइन देते हैं। टर्मिनल अल्काइन याद आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा। जरा ध्यान से देखिए, बट क्वेश्चन में क्या लिखा? विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन। वाह भाई, कीटोन देते नहीं तो कीटोन क्यों लिखा है? कीटोन अगर एग्जाम में आ गया ना कि एल्डिहाइड कीटोन में कौन टॉलेंस टेस्ट देता है, तो आपको बोलना है कि देखो भाई एल्डिहाइड देता है, कीटोन ही देता है। कीटोन में एक स्पेशल कैटेगरी है, दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। याद आ रहा है बेटा? अल्फा हाइड्रोक्सी। देखो ये कीटोन है, ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, बट इस वाले कीटोन में अल्फा कार्बन पे जरा ध्यान से देखिए OH लगा हुआ है। अगर याद हो तो फ्रक्टोज की बातें थी, और कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने पढ़ाया है, या आपके टीचर ने भी पढ़ाया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स में अल्फा हाइड्रोक्सी अगर है तो ये इनोल से फिर से अगेन एल्डिहाइड में चला जाएगा, और एल्डिहाइड में चला जाएगा तो सिंपल सी बात है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज अगर हो जाएगा तो ये रेड्यूसेस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट दे देगा। क्या समझ में आई बात बेटा? कभी कभी इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ देगा कि पॉजिटिव टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट। पॉजिटिव मतलब कौन दे रहा है। कभी कभी ऐसा पूछ देगा कि नेगेटिव टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो इन बातों का जरा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एनोमर ऑफ कंपाउंड शोन। देखो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है इसका एनोमर्स के बारे में पता करना है। ठीक, याद करो एनोमेरिक कार्बन क्या होते थे। अगर कोई एल्डिहाइड था तो उसमें एनोमेरिक कार्बन C1 पर बनता था। ठीक, कोई कीटोन था, कीटोन क्या, फ्रक्टोज की बात कर लेते तो उसमें C2 बनता था। ठीक है बेटा, बट एनोमेरिक कार्बन का तरीका क्या है? सिंपल सी बात है, आपको ढूंढना है हेमी एसिटल कार्बन। क्या ढूंढना है? हेमी एसिटल कार्बन। तो जरा ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन के बगल में जो कार्बन है ना बेटा, ये कार्बन, और इस कार्बन पे H और OH है, दिख रहा है बेटा? ये H और OH। ठीक है, तो दिस इज एनोमेरिक कार्बन, दिस इज एनोमेरिक कार्बन, और इस कार्बन पे जो रहता है OH उसी को कहते हैं एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या क्लियर है बेटा? यही एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है रिड्यूसिंग शुगर के लिए। किसके लिए? रिड्यूसिंग शुगर के लिए। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इसका एनोमर कौन है। तो एनोमर पता करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ इस कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देना है। H और OH जो है ना बेटा, इसे चेंज कर दो, बाकी सब एज इट इज होना चाहिए। आई बात समझ में? बाकी सारे के सारी चीजें वही होना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिए, इस कार्बन पर OH नीचे है, ये तो हो ही नहीं सकता। इस कार्बन पर OH ऊपर है, ठीक है, ये हो सकता है। इस कार्बन पर भी OH ऊपर है,
लेकिन मैंने क्या बोला, बाकी चीजें भी बस ही रहना चाहिए, 2 OH नीचे होने चाहिए, 2 OH नीचे है बट यहाँ पर 2 OH ऊपर कर दिया, तो ये तो नहीं होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आई बात? तो बच्चों ने क्या सोचा कि एनोमर्स क्या होता है, किसी भी कार्बन पे चेंज करते, नहीं, एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमेरिक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना। आई बात समझ में? कहीं भी चेंज नहीं करना है, कहीं भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसे हम एपिमर्स कहते हैं बेटा। अगर हम किसी मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए और उसके सिर्फ एक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं तो हम उसे एपिमर्स कहते हैं, एनोमर्स नहीं कहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब आते हैं कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट SN2 रिएक्शन इज फॉल्स? SN2 रिएक्शन याद होगा आपको, या मेनली कौन से कंपाउंड देते हैं, तो आप बोलेंगे एल्काइल हैलाइड, पता है, लेकिन मैं क्या बोलूंगा कि अगर कोई एल्काइल के साथ लिविंग ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप के साथ अगर लिविंग ग्रुप है तो वो SN2 दे सकता है विथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, विथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। देखो मैं कैसे सोच रहा हूं, आप क्या सोचते हो, SN2 मतलब एल्काइल हैलाइड, क्योंकि आपने हेलोल्केन हेलोजेंस में पढ़ा है, लेकिन वहां पर आपको बताया गया होगा कि SN2 का मतलब यह है कि अगर एल्काइल के साथ लिविंग ग्रुप है तो वो 2 टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं, दैट इज SN1 एंड SN2। अब SN1 जैसे अल्कोहल है वो भी दे सकता है बेटा, ईथर है वो भी दे सकता है, देखो उससे वैलिड हो रहा ना। लेकिन अगर आपके दिमाग में सिर्फ एल्काइल हैलाइड बैठा हुआ है तो उसको निकाल देना, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं एल्काइल SN2 में क्या होता था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, उसमें क्या करता है, लिविंग ग्रुप का जाना और न्यूक्लियोफाइल का आना एक साथ हो रहा था, ट्रांजिशन स्टेट बनता था जिसमें हाइब्रिडेशन sp2 होता था एंड फाइनल प्रोडक्ट में हमें इन्वर्जन मिलता था, अम्ब्रेला इन्वर्जन याद आ रहा होगा आपको, ठीक। यहां देखिए SN2 रिएक्शन आर बाइमोलिकुलर, ठीक है बेटा, बाइमोलिकुलर होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल एंड एज वेल एज जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लेके चलते हैं उन दोनों पर रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है, मीनिंग दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। एकदम सही बात है। नेक्स्ट, SN2 रिएक्शन अकर्स विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एट कायरल सेंटर। मान लीजिए कायरल सेंटर था उस पे और वहीं पर रिएक्शन हो रही है, तो उस कार्बन पर और कहीं नहीं, बाकी कहीं पे सिस ट्रांस और कुछ है उसे मतलब नहीं है, जिस कार्बन पर अटैक होता है उस पे इन्वर्जन होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, आप कहीं और इन्वर्जन करने लगते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन पर अटैक किया ना बेटा, उस कार्बन का इन्वर्जन करना और कुछ नहीं करना। जैसे इसमें फंसाने वाले क्वेश्चन आते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको याद आएगा कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे ड्यूटेरियम और यहाँ पे कुछ लिख दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर O माइनस यहाँ लिख दिया, ठीक है, O माइनस Na, और यहाँ पे मैंने लिख दिया D, और अगर यहाँ पे मैं CH3 I से रिएक्शन करूँ तो दिस इज एल्काइल हैलाइड, है ना, दिस इज एल्काइल हैलाइड, और इस एल्काइल हैलाइड पे इस पे कार्बन हो रहा, तो इन्वर्जन यहाँ होगा, यहाँ नहीं करना है। आई बात समझ में, जिस कार्बन पर अटैक होता है वहां इन्वर्जन होता है, और ये भी बात सही है। SN2 रिएक्शन प्रोसीड वाया ए कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, जैसा कि अभी पता है कि इसमें कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे होते हैं, याद हो रहा है आपको, तो इसमें कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है, ट्रांजिशन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है ना। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, तो क्वेश्चन में जरा देखिए तो फॉल्स पूछा है और फॉल्स यही है। अब आगे बढ़ लेते हैं। SN2 रिएक्शन टिपिकली ऑकर्स एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बन। जरा सोचिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी पर क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आ रहा होता है, लिविंग ग्रुप जा रहा होता है, अगर वहां स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो SN2 रिएक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन IUPAC का है बेटा, ध्यान से देखिए, ये IUPAC हेलोल्केन हेरोइंस का इंटेक्स क्वेश्चन है आपके सामने, और देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बॉन्ड लेन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना दिया कि बच्चा कहीं ना कहीं इसे गलत किया होगा, है ना। और हम चाहते हैं कि जो गलतियां हो सकें आपसे हम निकाल सकें, निकालें अगर तो मेजर टेस्ट में निकाल लें, ताकि एटलीस्ट नीट में हमारे पास ऐसी गलतियां तो ना हो, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले मेरे को IUPAC की बात आते ही मेरे दिमाग में तो छपता है भाई पेरेंट कार्बन चेन सोचना है, पेरेंट कार्बन चेन। जब सोच लेंगे तब जाके नंबरिंग करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे तो पहले ही नंबरिंग करने लगते हैं, और PCC के सिलेक्शन के लिए मुझे PFG ढूंढना ही होगा, और PFG मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। अगर PFG नहीं दिख रहा है तो मुझे मल्टीपल बॉन्ड देखना होगा, और अगर हम मल्टीपल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर है, तो इन दोनों कार्बन को हमें लेकर चलना है, इतना दिमाग में रखना है, ये क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे, मल्टीपल बॉन्ड तो आ गया, फिर क्या करेंगे सर, नंबर ऑफ कार्बन, तो ठीक है भाई, ये मल्टीपल बॉन्ड अगर रखना है हमें तो सिंपल सी बात है, इस कार्बन को भी रखना होगा। अब यहाँ से आते हैं इधर, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, इधर तो कार्बन है नहीं, इधर है तो इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट किया, क्यों, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या, PFG, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो मैंने मेन चेन सिलेक्ट कर लिया, अब नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग उधर से ही करेंगे जिधर से पहले PFG आएगा, जबकि PFG इसमें है ही नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड है तो 1 2
3 4 और यहाँ पे क्या गया 5। तो ध्यान से देखिए तो 4 पर ब्रोमो है, 4 पर क्या है ब्रोमो है और पेंट है और 2 इन है, तो 4 पर ब्रोमो है, 4 पर ब्रोमो है, 4 पर ब्रोमो है, यहाँ ब्यूट है, ये गलत हो गया, यहाँ पेंट है, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, 2 पर इन है तो ये सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन टर्शियरी अमाइन रिएक्ट। अच्छा लैंग्वेज में है, मेरे को बनाना पड़ेगा टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन कैसे बनाते हैं, एन है और इसके चारों तरफ, इसके 3 तरफ क्या लगा देंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, ये लोन पेयर, दिस इज टर्शियरी अमाइन। आपको पहले इसको इस तरीके से लिखना है, रिएक्ट विथ मिथाइल आयोडाइड। अच्छा मिथाइल आयोडाइड, ठीक। अब देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं कैसे सुनो, एल्काइल हैलाइड दिख गया ना मेरे को, एल्काइल हैलाइड की बेसिक रिएक्शन बता, SN1 SN2 E1 E2, याद आ रहा है क्या बेटा? जरा मुझे बताओ क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? हाँ है। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ये गुड न्यूक्लियोफाइल है, जाके अटैक करेगा और इसको यहाँ से बाहर कर देगा, सही बात है। तो जब ये इस पर अटैक करेगा तो मुझे पता है कि ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन था, ये कार्बन था, ये कार्बन था, और इस नाइट्रोजन पे CH3 आ जाएगा। लेकिन सर नाइट्रोजन ने अपना लोन पे डोनेट किया है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर पॉजिटिव, और जो I- गया होगा वो कहीं ना कहीं इसी के आसपास छुपा होगा। क्या समझ में आई बात? तो क्वाटरनरी अमोनियम जैसे बनता हुआ दिख रहा होगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है ये, और ये एग्जैक्टली अमाइन चैप्टर के NCERT से फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन काफी आसान था बेटा, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए क्यों दिक्कत हो गई, ये टर्शियरी अमाइन क्या? कुछ लोग तो टर्शियरी अमाइन इसे समझने लगते हैं। देखो इधर देखो, बताओ क्या ये टर्शियरी अमाइन है? नहीं, दिस इज प्राइमरी अमाइन बेटा, है ना, प्राइमरी अमाइन। नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है, लेकिन अगर इसी अमाइन पे मैं OH रख देता तो हाँ ये कह सकते थे कि ये टर्शियरी अल्कोहल है। क्या समझ में आई बात बेटा? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में। द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। देखो नाम ही है एस्टरिफिकेशन, तो सिंपल सी बात है एस्टर बनेगा, और एस्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड की ही रिएक्शन होती है। किससे होती है? अल्कोहल से होती है, और अल्कोहल से रिएक्शन जो होती है वो एसिडिक मीडियम में होती है, जिससे ये कारपोलर पाई बॉन्ड के साथ, देखो लिविंग ग्रुप है तो अगेन ये NSR का पार्ट है। किसका पार्ट है? NSR। लिविंग ग्रुप दिखा तो NSR है, ठीक। लेकिन ये NSR में SN1 SN2 नहीं है, ये SNA ही है, क्योंकि SNA में पोलर पाई बॉन्ड के साथ लिविंग ग्रुप होना चाहिए। SN1 SN2 के लिए एल्काइल के साथ लिविंग ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पर पोलर पाई के साथ लिविंग ग्रुप है, और H+ इसको लेके बाहर जाएगा तो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से जाएगा। तो फाइनली रिएक्शन में कंप्लीट मैकेनिज्म बेटा NCERT में दिया है, लेकिन अपन यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एस्टर बनेगा। स्टेटमेंट 1 तो सही है, ठीक। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 में, हाइड्रोलिसिस। अच्छा मतलब तुम्हारे पास क्या है? वाटर, ठीक है। हाइड्रोलिसिस मतलब H2O है तुम्हारे पास ऑफ एस्टर। अच्छा तो पहले हम एस्टर बना लेंगे, ये ले एस्टर बना लिया, एस्टर, और फिर क्या बना लिया? हाइड्रोलिसिस, मतलब H2O है। अब इसके बाद कुछ लिखा हुआ है कि ये बन रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं तो सोचूंगा सिंपल सी बात भाई, एस्टर H2O, H2O इज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। पोलर पाई बॉन्ड, हाँ। दिस इज लिविंग ग्रुप, हाँ। तो एल्काइल के साथ लिविंग ग्रुप नहीं है, एसाइल के साथ है। पोलर पाई बॉन्ड है, दिस इज ये डिफरेंस पाई बॉन्ड है, पोलर पाई के साथ लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है। मतलब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? SNA। SNA में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को हटा देंगे यहाँ से, और अगर हम हटाएंगे तो H2O जब यहाँ अटैक करेगा तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और एक साइड क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है ये गलत है और ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट है द कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए GOC का वन मोर क्वेश्चन है, एसिडिक स्ट्रेंथ। जरा ध्यान से देखो, आपके NCERT के अकॉर्डिंग अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो बेटा आपके पास ना यही चीजें हैं। देखिए ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल से ज्यादा होती है, फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज्यादा होती है। बस इतना ही बात है बेटा। आज तक जो भी क्वेश्चन आया है ना तुम्हारे नीट में, देखिए इससे बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में -I वगैरह चेक कर लो अगर एल्केनोइक है तो, अगर बेंजोइक एसिड है तो -I -N से चेक कर लो, खत्म हो गया ये पार्ट। अब फिनोल में क्या है? -I -M ग्रुप वाले एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, +M और +I वाले एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देंगे। अल्कोहल में -I लगा हुआ है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, क्योंकि कॉन्जुगेट बेसिस स्टेबल हो जाएगा। बस यहाँ पे एक पंगा आ जाता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल में थोड़ी सी वहां पे दिक्कत रहती है, क्योंकि हमें पता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो होते हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। क्लियर है बेटा? उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और पैरा वाले में
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, तो वहां पर एसिडिक स्टेट में बहुत जरा सा ही डिफरेंस आता है, बट पैरा नाइट्रोफिनॉल का ज्यादा होता है। बस इतनी सी बातें इतने दिमाग में रखनी है आपको। अब जरा मुझे बताइए ये क्या है, ये आपको दिख रहा होगा OH बेंजीन से फिनॉल है, ये एल्कोहल है, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है। भाई ये तो लास्ट में होना चाहिए था, लास्ट में होना चाहिए था, लास्ट में होना चाहिए था। ये हट गया, ये हट गया, ये दोनों बच गए, क्योंकि आपको पता है कि इसके कॉन्जुगेट बेस में ना बेटा, इसके कॉन्जुगेट बेस में यहाँ पे देखिए ये जो एनायन है वो डीलोकलाइज्ड है, ये भी ये लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है और ये भी डीलोकलाइज्ड है। जितना ज्यादा एनायन डीलोकलाइज्ड होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो मैं इसको तो हटा दिया, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं। तो बी के बाद यहाँ क्या दिख रहा है, ए, और यहाँ पे बी है, मतलब सी और डी में हमें दिक्कत है। सी और डी जिसने देख लिया आंसर आ गया। देखो डी में देखो यहाँ पर NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है, -M, बट मुझे पता है कि ये इसके मेटा पोजीशन पे है, तो ये एनायन कभी इस NO2 पे कभी भी -M ऑपरेट होने वाला नहीं है, तो हटा के हमें इंडक्टिव के बारे में लिखना होगा। यहाँ NO2 का -M लग रहा है, इसका मतलब ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा पैरा पोजीशन पे। तो सी और डी में पहले सी आ जाएगा, देन CDAB। क्या समझ में आई बात? ये ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका समझ में आया? चलिए ठीक, अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थैंक यू। चलिए तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन खत्म हो गया है। आप लोग से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप अभी मतलब ज़्यादा घबराओ मत कि क्वेश्चंस बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आपसे बन जाएंगे। अगर आप कोटा में हैं, यहीं पर बैठे हुए हैं, तो आ जाइए डाउट क्लास पे, कभी भी हम लोग से बात कीजिए। ये देखिए कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। बाकी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में हर जगह आपको दिख रहा है कि वन शॉट वाले वीडियो आ रहे हैं, तो जो टॉपिक में आपको दिक्कत है उसको देख लीजिए। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो 1.25x स्पीड के अकॉर्डिंग देख लीजिए। जैसा आपको सही लगता है वही टॉपिक देखिए जिसमें आपको लगता है थोड़ा आप वीक है। चलिए ऑल दी बेस्ट बेटा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब आज के पेपर के बाद अपने ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। और जैसे जैसे एक पेपर खत्म होता है वैसे वैसे आप नीट के करीब जाते जा रहे हैं, और हर पेपर में आप पहले से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि हर पेपर को ऐसे दो जैसे नीट का पेपर हो। वही स्ट्रैटेजी, वही प्लानिंग, वही सारी चीज़ें। पेपर देने के बाद आप अपनी गलतियों को जरूर एनालाइज करें, और जिन टॉपिक के सवाल आपसे नहीं बने उन टॉपिक्स को जरूर एक बार फिर से समझो, उसे फिर से देखो, उसमें कमी क्या रह गई। आइए डिस्कस करते हैं आज का पेपर। सबसे पहला सवाल आप सबके सामने है, व्हाट टोटल वॉल्यूम, जो सबसे पहला सवाल आप सबके सामने है, एक सेकंड बच्चे, हाँ, तो यहां से आपका सवाल स्टार्ट हो रहा। पहला सवाल जो आप सबके सामने है, फॉर अ पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन, उसने बोला है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है साहब, टी कोई रिएक्शन है जो कि टेम्परेचर टी पे हो रही है, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस वर फाउंड टू बी बोथ पॉजिटिव। यानी सवाल कहता है कि उस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच है और जो डेल्टा एस है वो दोनों पॉजिटिव है, इफ टीई इज द टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, मतलब उसका जो टी है वो इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर है, मतलब ये वो टेम्परेचर है जब डेल्टा जी 0 हो जाएगा। तो सवाल आपसे कहता है देन रिएक्शन वुड स्पॉन्टेनियस व्हेन, रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा? पहले उस तरीके से जो मैंने आपको सिखाया। मैंने कहा प्यारे बच्चों, जब डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों नेगेटिव होता है तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। साहब किससे लो? जो इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर है उससे कम। लेकिन अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव है तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। किससे हाई साहब? जो इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर है उससे। तो अगर इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर टी है तो एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है, 100% पक्की है कि ये जो रिएक्शन है वो तभी स्पॉन्टेनियस होगी जब उसका टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज्यादा होगा। चाहे इसे आप ऐसे सोचें, चाहे इसे आप ऐसे सोचें। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट? अगर मुझे रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है तो डेल्टा जी को मुझे क्या करना होगा? निगेटिव। और डेल्टा जी को निगेटिव करना है तो आइए देखते हैं क्या क्या कंडीशन है इसमें। जो डेल्टा एच है प्यारे बच्चों, डेल्टा एच वो कैसा है? पॉजिटिव। लेट्स इमेजिन इसकी वैल्यू है, कोई एक वैल्यू है, वो है ए। आज डेल्टा एस कैसा है? डेल्टा एस भी है पॉजिटिव, यानी ये होगा -TB। लेट्स इमेजिन डेल्टा एस की वैल्यू है बी, मान लेते हैं। अगर इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा जी को निगेटिव होना है, यानी ये पूरा का पूरा रिजल्ट है वो कैसा होना चाहिए? निगेटिव। ये पूरा का पूरा रिजल्ट कब निगेटिव होगा मेरे प्यारे बच्चों? जब ये जो टीबी वाला फैक्टर है वो ए से बड़ा होगा, यानी ये जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम वाले टेम्परेचर से ज्यादा होगा।
अगर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे वो 0 हो जाता है तो टेम्परेचर जब इक्विलिब्रियम वाले टेम्परेचर से ज्यादा होगा तभी वो कैसा होगा, निगेटिव। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं और जैसा मैंने शुरू में बताया एक छोटे से ट्रिक से भी कर सकते हैं। अगला सवाल आप सबके सामने, बहुत प्यारा सवाल, थर्मोकेमिस्ट्री का। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 N2O and N2O4। इस रिएक्शन में जितनी भी स्पीसीज इन्वॉल्व हैं, इन सभी स्पीसीज का हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है डेल्टा H फॉर्मेशन, हमें दे रखा है डेल्टा H फॉर्मेशन, हमें दे रखा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मैंने कहा था अगर किसी सवाल में हमें फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन देता है या कंबस्टन की इंफॉर्मेशन देता है या बॉन्ड एनर्जी की इंफॉर्मेशन देता है तो तुरंत हम सोचेंगे फॉर्मूला। यानी ये जो रिएक्शन है, जब ये रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन में जो इंथैल्पी का चेंज है, जो हीट का चेंज है, जिसका नाम हम लोग रख रहे हैं डेल्टा H, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को चेंज को पता करना है, बताना है। लेकिन इसमें जितने भी इन्वॉल्व स्पीसीज हैं उनका हमें क्या दे रखा है, डेल्टा H फॉर्मेशन। अगर हमें सभी स्पीसीज का डेल्टा H फॉर्मेशन दे रखा है तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला प्यारे बच्चों, डेल्टा H इक्वल टू समेशन डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। आइए सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। आज यहां पे प्रोडक्ट कौन है, N2O और CO2। एक एक करके वैल्यू को समझना। इसे कह देता हूं मैं 1, इसे कह देता हूं 2, इसे कह देता हूं 3, इसे कह देता हूं 4। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि मुझे कंफ्यूजन ना आए किसकी कौन सी वैल्यू है। ठीक है, देखते हैं प्रोडक्ट में N2O किस नंबर पे है, 3, इसकी कितनी वैल्यू है, 81। ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 81। डन। अब सुनना, पहले सारे प्रोडक्ट की बातें कर रहा हूं मैं, तो प्लस CO2 किस नंबर पे है प्यारे बच्चों, CO2 2 नंबर पे, 2 नंबर पे कितना है, -393। तो मैं क्या कहूंगा, 81 प्लस 3 इंटू -393। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, यहां सारी की सारी जो जानकारी है वो किलो जूल में है, तो मुझे यूनिट कन्वर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सवाल में हमेशा देखा करिए कहां जूल है कहां किलो जूल है। अभी फिलहाल मैंने आपके सामने लिखा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में दो स्पीसीज हैं, एक है N2O4, एक है CO। N2O4 4 नंबर पे, इसकी कितनी वैल्यू दे रखी है, 9.7, यानी माइनस, मैं प्यारे बच्चों यहां पे लिख सकता हूं 9.7 प्लस। दूसरा रिएक्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 नंबर पे, इसकी वैल्यू है -110, लेकिन इसकी स्टोइचियोमेट्री 3 और ये है -110 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल का टोटल कितने मोल है, 3। तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू -110। जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो आप सबके सामने बिल्कुल सिंपल सा आंसर आता है, दैट इज -777.7 किलो जूल। तो इस सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं था, बस बच्चे को इतना करना था कि उसे फॉर्मेशन की वैल्यूज पुट करनी थी, सॉल्व करना था। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन इतना तो चलता है यार। आओ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कल ही प्यारे बच्चों इस सवाल को हमने वन शॉट में डिस्कस भी किया था। मैंने कहा था ब्रिडिक्स आर्क मेथड, और मैंने ऐसा समझाया था कि प्यारे बच्चों इमेजिन करते हैं आपको घर में गोल्ड का सॉल बनाना है, तो आपने 2 लोहे की रॉड ली और उसे आपने एक वायर से जोड़ा। मैं कल की क्लास याद दिला रहा हूं। उसे 2 लोहे की रॉड हैं, उसे आपने वायर से कनेक्ट किया और सॉकेट में लगा दिया, फिर दोनों लोहे की रॉड को गोल्ड में टच किया। तो जैसे वहां पे चिंगारी आती है, वहां पे हाई एनर्जी आती है, वो जो गोल्ड का सॉफ्ट मेटल है वो वहां पे वेपराइज होने लगता है। ब्रिडिक्स आर्क मेथड एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मेथड है जिसमें हम उन मेटल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं जो अक्सर सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आते हैं, प्यारे बच्चों, मैं आपसे अगर बात करूं तो ब्रिडिक्स आर्क मेथड किन किन का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने में इस्तेमाल होता है, तो आप प्लेटिनम का बना सकते हैं, पीबी का बना सकते हैं, कॉपर का बना सकते हैं, सिल्वर का बना सकते हैं, गोल्ड का बना सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आपसे पूछा था ब्रिडिक्स आर्क मेथड इज यूज्ड फॉर मेकिंग कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, एंड आंसर विल बी गोल्ड। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आइए देखते हैं। अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स नियॉन एंड O2, मतलब मेरे पास एक कंटेनर है, लेट्स इमेजिन इसमें दो गैसेस हैं, एक गैस है नियॉन और एक गैस है O2, ठीक है साहब। उसने कहा ईच हैविंग मास 80 ग्राम, दोनों का मास कितना है 80 ग्राम, मतलब ये भी कितना ग्राम है 80 ग्राम और ये भी कितना ग्राम है 80 ग्राम, ठीक है साहब। If the total pressure of the mixture is 26 bar, the partial pressure of neon and O2 will be, तो आपसे उसने इन दोनों का पार्शियल प्रेशर पूछा है। मेरा कंसेप्ट कहता है, हम सब जानते हैं पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। सवाल में हमें टोटल प्रेशर दे रखा है, अब मेरा कंसेप्ट बस एक ही चीज, मेरा दिमाग बस एक ही चीज को निकालने वाला है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। हम मोल फ्रैक्शन को कैसे निकालें? तो प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। आओ चलो हम मोल की खोज में चलते हैं। तो लेट्स इमेजिन नियॉन को मैं कह देता हूं A और O2 को मैं कह देता हूं B। ये मेरे मन में चल रहा, लेकिन आपको मैं समझाना चाह रहा हूं तो ये भी लिख रहा हूं, ठीक है। अब A मतलब नियॉन का मोल फ्रैक्शन, आओ निकाल ले। तो प्यारे बच्चों, XA इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम। नियॉन का उन्होंने एटॉमिक मास दे रखा है 20, तो 80/20 अपॉन 80/20 प्लस ऑक्सीजन के कितने ग्राम है 80, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32। आओ इसे सॉल्व करते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप सबके सामने बड़ा प्यारा सा रिजल्ट आएगा, जरा सुनिएगा। यहां आया 4, यहां आया 4, यहां आया 16 पंचे 16 दूना। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो कितना आया 4/4 प्लस 5/2, देखिए जरा। तो प्यारे बच्चों, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 4 2 8, 8 5 13, यानी ऊपर कितना आ गया 8/13। क्या हम सब ने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया? लेकिन अभी हमारी जीत नहीं हुई। मोल फ्रैक्शन निकालना हमारी जीत नहीं थी, हमारी जीत थी तो पार्शियल प्रेशर निकालना। तो आओ प्यारे बच्चों, पार्शियल प्रेशर का कैलकुलेशन करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके सामने कितना प्रेशर आया 16 बार। अब इस सवाल में जैसे ही नियॉन का आपने प्रेशर निकाला, सवाल खत्म हो गया, क्योंकि उसने नियॉन और O2 का पूछा है। यानी जो पहला वाला है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नियॉन को। तो 16 बार केवल एक ही ऑप्शन में है, आपको सोचना ही नहीं है, सीधे आंसर होगा 16 बार। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जिद करते हैं, नहीं साहब हमें तो दूसरा भी निकालना है। तो निकाल लो ना यार। उस कंटेनर में टोटल कितनी गैसेस है? 2, एक है नियॉन, एक है ऑक्सीजन। अगर नियॉन का 16 बार है और टोटल 26 है, तो 16 अगर इसका हुआ तो बाकी कितना बचा 10, यानी उसका कितना होगा 10। चाहे ऐसे सोचें, चाहे आप फिर से मोल फ्रैक्शन निकालें और फिर से टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई करके और फिर आप उसका पार्शियल प्रेशर निकालें, इच्छा आपकी है। इस सवाल में उसने हमसे पूछा था पार्शियल प्रेशर, जिसे हमने बहुत इजीली सॉल्व किया। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज इवॉल्व्ड एट कैथोड? कहां पे इवोल्यूशन की बात कर रहा है? कैथोड पर। अब सवाल है कि कैथोड पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, हमें जानना पड़ेगा। हमने करंट कितना पास किया 4.825 एम्पियर का, जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है प्योर पानी का, और टाइम दे रखा है 200 सेकंड और एसटीपी की कंडीशन है। लेकिन सवाल में छोटा सा झोल है। झोल क्या है प्यारे बच्चों? उसने हमें 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम दे रखा है 22.7 लीटर। कितना दिया है? 22.7 लीटर। और आपको जो सारी बातें सिखाई जाती हैं या पढ़ाई जाती हैं वो 22.4 लीटर के हिसाब से बताई जाती हैं। What I want to say, जरा समझिएगा। पल भर के लिए इस वैल्यू को भूल जाओ, जो कंसेप्ट आपको आता है उसे समझते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आओ सवाल क्या कहता है समझते हैं। यहां पे हो रहा इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। हमने लगाया बैटरी, एक होगा कैथोड, एक होगा एनोड। आप सबको यह अच्छे से पता होना चाहिए कि जब पानी का रिडक्शन होगा, कैथोड पे हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों? रिडक्शन। एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। आज किसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है? पानी का। तो कौन रिड्यूस होगा? पानी। और जब पानी का रिडक्शन होता है तो ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि पानी रिड्यूस होकर क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। आज मुझे बताओ, यहां पे हाइड्रोजन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है प्यारे बच्चों? +1 का। और यहां पे कितना है? 0 का। तो जब H2 गैस बना है तो मुझे बताओ यहां पे n फैक्टर कितने का चेंज हुआ है? 2 का। बोलो हाँ या ना। यानी उसने आपसे क्या बोला, थोड़ा फील करना। लेट्स इमेजिन ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक। तो कैथोड पे कौन सी गैस इवॉल्व हो? क्या? ये हाइड्रोजन गैस। उसने मुझसे पूछा है कि कितना हाइड्रोजन गैस बना, कितना हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम मिला। तो मैं क्या कहूंगा? साहब सिंपल सी बात है, जितना ग्राम इक्विवेलेंट
करंट से आएगा उतना ही तो ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का मिलेगा। हम सब ग्राम इक्विवेलेंट के कंसेप्ट को जानते हैं और ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला होता है I इंटू टी बाई एफ। बोलो हाँ या ना। ये किसका ग्राम इक्विवेलेंट है? करंट वाला। ये किसके बराबर होगा? हाइड्रोजन के वॉल्यूम के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर। यानी जो प्रोडक्ट हमें कैथोड पे मिल रहा उसका जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा मेरे प्यारे बच्चों वो कितना होगा? वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम के बराबर। इन दोनों को हमने कर दिया इक्वेट। इन दोनों को हमने कर दिया इक्वेट। बस खत्म है सवाल। जिसने इस ग्राम इक्विवेलेंट को कंसेप्ट को समझा, खत्म है सवाल। अगर आप इसी सवाल को फैराडे लॉ से करने बैठे तो बहुत समय खाएगा। आइए देखते हैं सवाल में कितना करंट दे रखा है। सवाल में करंट दे रखा है प्यारे बच्चों 4.825। कितना समय दे रखा है? 200 सेकेंड। फैराडे की वैल्यू आप सबको अच्छे से पता है 96500। वॉल्यूम हम हाइड्रोजन का निकालने चले थे। हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम जो आपको इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो याद कराया जाता है, हाइड्रोजन गैस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम वो याद कराया जाता है 11.2 लीटर। लेकिन ये तब याद कराया जाता है जब 1 मोल का वॉल्यूम हम मान के चलते हैं 22.4 लीटर। आज 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर नहीं है, तो जो इक्विवेलेंट वॉल्यूम है वो भी 11.2 नहीं होगा। तो सर आज कितना होगा वो समझना प्यारे बच्चों, समझिएगा। ये जो कंडीशन है ये आपको तब बताई जाती है कि भैया वो 22.4 पे है। इक्विवेलेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वॉल्यूम इक्वल टू मोलर वॉल्यूम अपॉन एन फैक्टर। मोलर वॉल्यूम यानी 1 मोल का वॉल्यूम। आज 1 मोल का वॉल्यूम कितना है प्यारे बच्चों? 22.7। लेकिन हम कितना पहले मानते थे? 20.4। जो आपको वैल्यूज पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं। आज सवाल में कितना बोला है? 22.7। तो यहां कह दूंगा मैं 22.7 बाई 2 और इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 11.35। 11.35 मतलब ऐसा समझो कि आपको याद कराए 11.2, लेकिन आज एक्चुअल में क्या होने वाला है? 11.3। चाहे ये पूरा एक्चुअल वैल्यू रख के सॉल्व करो या चाहे 11.2 मान के सॉल्व करो, सबसे करीब वाला ऑप्शन देख लेना। समझ पा रहे हो? अब देखो हम क्या करते हैं। तो वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। आज जो मैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम की वैल्यू रखूंगा, कितना रखूंगा? 11.35। खत्म है सवाल, खत्म है सवाल। आओ सारी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, इसे सिंपलीफाई करते हैं। कर लोगे बच्चों? तो 4.825 व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? जब आप 4.825 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों तो ये क्या बन जाता है? 9.65। हाँ या ना? यानी जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी इफेक्टिव वैल्यू सॉल्व होके आती है 10 की पावर -2। चेक कर लीजिए जरा, 10 की पावर -2। क्या सवाल में हमसे वॉल्यूम पूछा है? तो मैं कह सकता हूं यहां से, क्या कह सकता हूं कि वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 11.35 इंटू 10 की पावर -2 लीटर, यानी आंसर हो जाएगा 0.1135 लीटर। लेकिन ऑप्शन में उन्होंने किसी में लीटर नहीं दिया, उन्होंने क्या दिया है? मिलीलीटर। तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा प्यारे बच्चों 113.5 मिलीलीटर। एक बात बताओ, अगर मैं 11.35 इक्विवेलेंट वॉल्यूम नहीं लेता, 11.2 लेता, तो भैया मेरा आंसर 112 ml आता। तो मैं सबसे करीब वाला ऑप्शन चेक कर लेता। चलेगा? यह सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर प्यारा सवाल, सिंपल सवाल। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, द एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस। उसने आइसोकोरिक प्रोसेस का हमसे एंट्रोपी चेंज पूछा है। प्यारे बच्चों बिल्कुल फैक्चुअल, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको डेल्टा एस का जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेल्टा एस का जनरल फॉर्मूला होता है NCV/ln T2 बाई T1 प्लस NR/ln V2 बाई V1। आज उन्होंने इस सवाल में क्या बोल रखा है? आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी क्या चीज कांस्टेंट है? वॉल्यूम। यानी V2 और V1 कैसा होने वाला है? सेम। तो जब दोनों सेम होगा ये वाला फैक्टर कैंसिल होगा, यानी हमारा जो डेल्टा एस का फॉर्मूला बन के आएगा दैट इज NCV/ln T2 बाई T1। चेक कर लीजिए ये किस ऑप्शन में है, वही आंसर होगा NCV/ln T2 बाई T1। आसान है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल प्यारे बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन? नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन उसने पूछा है, कौन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है?
सच्चाई में हमारे आसपास जितने भी सॉल्यूशन हैं कोई भी परफेक्टली आइडियल नहीं है, लेकिन कुछ अंडर स्पेशल कंडीशंस, सम स्पेशल सिचुएशन, सम सॉल्यूशंस कैन बिहेव लाइक आइडियल सॉल्यूशन। मतलब कोई परफेक्टली आइडियल तो नहीं है, लेकिन आइडियल के जैसा बिहेव किया जा सकता है। ये वही वाली बात है, कोई आइडियल परफेक्टली आइडियल बच्चा तो नहीं है, मगर आइडियल बच्चे के जैसा एग्जाम के पहले बिहेव किया जा सकता है, उसके जैसा व्यवहार किया जा सकता है। वो कौन सी कंडीशन है जब कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करता है, यह समझना जरूरी है। तो कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन के जैसा तब बिहेव करता है जब दोनों का मॉलिक्यूलर वेट लगभग सिमिलर होना चाहिए। द वर्ड इज लगभग सिमिलर होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का स्पेशल टाइप ऑफ इंटरैक्शन जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए, अगर दोनों का मॉलिक्यूलर वेट में कोई खास अंतर नहीं है और दोनों में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है, तो बोथ कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन बनेगा वो आइडियल सॉल्यूशन के जैसा बिहेव कर सकता है। आओ देखते हैं। तो पहला ऑप्शन C2H5Br एंड C2H5I, इन दोनों में ब्रोमीन और आयोडाइन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ब्रोमीन के बाद नेक्स्ट कौन है? आयोडीन। मतलब इससे छोटा अंतर संभव नहीं है। ये नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज वाली कहानी है, ये नेक्स्ट डिफरेंस वाली कहानी है। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर वेट लगभग सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट लगभग सेम है। एक बात, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। दूसरी बात, मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन के जैसा बिहेव कर सकता है। लेकिन सवाल पूछा है कौन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। अगला C6H5Cl एंड C6H5Br, अगेन आप देखें इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है और दोनों का मॉलिक्यूलर वेट लगभग सेम है मेरे बच्चे, इससे छोटा अंतर संभव ही नहीं है। Cl के बाद Br और Br Cl में इससे छोटा अंतर कहां से पॉसिबल है? दे आर द नेक्स्ट टर्म, राइट। तो आज ये जो आपके सामने है ये भी आइडियल सॉल्यूशन के जैसा बिहेव कर सकता है। अगला वाला भी सेम कंसेप्ट, ये भी आइडियल सॉल्यूशन सा बिहेव कर सकता है, लेकिन फोर्थ वाले में यहां पे OH है, मतलब यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन जैसा होने वाला नहीं है। इज दिस क्लियर? तो जो फोर्थ है वो आइडियल सॉल्यूशन के जैसा बिहेव नहीं कर सकता है। तो मेरे हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं अगला सवाल। Which one molar solution that contains 0.5 mole of a substance there is? कितना मोल है? 0.5 मोल। मोलैलिटी कितनी है? 1। What is the molality of solution? 1 मोलर। तो अपने को मोलैलिटी का तुरंत फॉर्मूला याद आया। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बोलो हाँ या ना। मोलैलिटी का फॉर्मूला याद आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक बात बताओ, सवाल में उन्होंने हमें कितनी मोलैलिटी दी है? बोलो बच्चों, उन्होंने हमें कितनी मोलैलिटी दे रखी है? उन्होंने हमें दे रखी है मोलैलिटी 1। सॉल्यूट के कितने मोल दे रखे हैं प्यारे बच्चों? 0.5। और हमसे सॉल्वेंट का वेट पूछा है, और वो भी किस में हम निकाल रहे हैं? केजी में। तो खत्म कहानी। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया? 0.5 केजी। लेकिन प्रश्न में, सवाल में एक भी ऑप्शन किलोग्राम में नहीं है, वो किस में है? ग्राम में। तो जब आप इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो सॉल्वेंट का कितना वेट आ जाएगा? 500 ग्राम। मुझे उम्मीद है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे ओरली भी कर लिया होगा, इसे हवा में भी कर लिया होगा। कैसे? 1 मोलर का मतलब क्या है? 1 किलो में 1 मोल। 1 मोलर का मतलब क्या है? 1 किलो में 1 मोल। 1 मोलर का मतलब क्या है? 2 किलो में 2 मोल। 1 मोलर का मतलब क्या है? 3 किलो में 3 मोल। 1 मोलर का मतलब क्या है? आधा किलो में आधा मोल। कितना मोल है? आधा। तो कितना किलो सॉल्वेंट? आधा। 500 ग्राम खत्म। काय को फॉर्मूला खर्च करें? समझ पा रहे हैं? आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है Ka फॉर एसिटिक एसिड इज 1.8 into 10⁻⁵ एंड Kb फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 1.8 10⁻। क्या बात है, दोनों का K और Kb सेम है। मतलब एसिड का जो K है और बेस का जो Kb है दोनों न्यूमेरिकली सेम है। बस फिर क्या था, आप इसे ओरली भी कर सकते हैं, आप इसे मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं मैथमेटिकली कराता हूं और फिर आपको फील कराता हूं, ठीक है? तो आप समझते हैं प्यारे बच्चों। उसने बोला है अमोनियम एसिटेट। अमोनियम एसिटेट यानी कि एक ऐसा सॉल्ट जो कि वीक एसिड वीक बेस का है।
तो अगर वो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, हम सबको तुरंत फॉर्मूला याद आता है pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। चलेगा। सवाल में हमें pK नहीं दिया, हमें K दिया, तो प्यारे बच्चों अपन pK निकाल सकते हैं एंड pK इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ K, यानी माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप सबको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, माइनस लॉग a इंटू 10 की पावर माइनस b इज नथिंग बट b माइनस लॉग a। ये फॉर्मूला क्या हर बच्चे को याद है? जवाब दे। b माइनस लॉग a। खत्म कहानी प्यारे बच्चों। आज b की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 माइनस लॉग 1.8, और लॉग 1.8 आप सबको याद कराया जाता है, दैट इज 0.24। तो जब आप इसे 0.26 जब आप इसे सॉल्व करें कितना आएगा? 4.74 लगभग। चलेगा। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? आज अगर आपने Ka का माइनस लॉग लिया तो 4.74 आया। इन द सेम वे अगर आप pKb निकालते तो भी वो कितना आता? 4.74, यानी pK और pKb दोनों की वैल्यू सेम है। अब चलो सारी वैल्यूज को यहां पे पुट करते हैं। तो प्यारे बच्चों जब pK और pKb सेम है, वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो पूरा कैंसिल हुआ, यानी pH कितना आया? 7। कितना आया? 7। कितना आया? 7। चाहे ऐसे करो या चाहे ऐसे करो। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट होता है, उसका जो सॉल्यूशन होता है और उसका जो पीएच होता है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। वो एग्जैक्टली न्यूट्रल नहीं होता, वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। कभी 7 से थोड़ा सा ज्यादा तो कभी 7 से थोड़ा सा कम। वो कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि उन दोनों वीक में जो पेरेंट है वो किसका स्ट्रांग है और किसका वीक है। अगर इन दोनों वीक में तुलनात्मक रूप से, कंपैरेटिव रूप से एसिड स्ट्रांग हो गया, मतलब वीक ये भी है वीक ये भी है, लेकिन दोनों कमजोरों में तो कोई एक ज्यादा ताकतवर होगा ना, मतलब वीक एसिड का जो K है वो Kb से थोड़ा ज्यादा हो गया, तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। अगर इसका जो पेरेंट बेस है उसका Kb ज्यादा हो गया तो सॉल्यूशन विल बी थोड़ा सा बेसिक। लेकिन आज K और Kb बराबर है, यानी दोनों की ताकत बराबर है, यानी सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से तो आपके सामने आंसर है ही सही। चलेगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। रेडियस ऑफ Fe एटम इफ इट इज क्रिस्टलाइज इन FCC लैटिस। उसने एक वर्ड बोला FCC यानी फेस सेंटर्ड। जैसे फेस सेंटर्ड बोलता है हम सबके मन में तुरंत एक तस्वीर आनी चाहिए, कोने का एटम और उन दोनों के बीच में टच करने वाला फेस सेंटर्ड एटम। FCC बोलते ही तुरंत ये तस्वीर आप सबके जहन में आनी चाहिए। सर ये कौन सी तस्वीर है? ये उस FCC के 3 वो एटम हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ हम सबको पहले से याद होती है। ये लेंथ कितनी होती है प्यारे बच्चों? √2a, राइट। व्हाट इज द लेंथ इन तीनों के बीच में, या मैं कहूं इस सेंटर से इस सेंटर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? √2a। या किसी भी फेस डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी होती है? √2a। क्या सवाल में हमें a यानी एज लेंथ दे रखा है? और प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं ये तीनों के तीनों एक जैसे एटम हैं, मतलब ये हुआ r, ये हुआ r, ये हुआ r, ये हुआ r। तो मैं यहां से एक रिलेशन कह सकता हूं, दैट इज 4r इज नथिंग बट √2a। क्या सवाल में उसने हमसे रेडियस पूछा है? तो रेडियस इज इक्वल टू √2a यानी 1.414 इंटू 400/4। किस्सा खत्म। तो बोलो रेडियस कितना आ गया? 141.4 पिकोमीटर। आंसर विल बी 2। चलेगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 0.2 मोल KI इन वीकली एल्कलाइन मीडियम। इस सवाल में दम नहीं है, लेकिन इस सवाल को जो खास बनाता है या जो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वीकली एल्कलाइन मीडियम। ये सवाल हमसे क्या कहता है? ये सवाल हमसे कहता है कि KMnO4 की रिएक्शन हो रही है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, लेकिन मीडियम कैसा है प्यारे बच्चों? वीकली एल्कलाइन मीडियम। ये ना सोचो क्या हुआ, ये ना सोचो
क्यों हुआ ये न सोचो कैसे हुआ। जब हमें ये नहीं पता हो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा कैसे बनेगा, ऑलवेज गो फॉर कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये समझना पड़ेगा कि आज इस मीडियम में Mn+7 से कहां जाएगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि वीकली एल्कलाइन मीडियम में Mn+7 से कहां जाता प्यारे बच्चों, +4 में, वो यहां पे बनाता है MnO2। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है ना, वो क्या करता है, I- को ऑक्सीडाइज करके बना देता है I2 और बस खेल यहीं पे हो गया खत्म। प्यारे बच्चों, वीकली एल्कलाइन मीडियम में यहां पे जो बनेगा वो बनेगा IO3-। मतलब ये हमें पता होना चाहिए कि इस मीडियम में जो आयोडीन है वो -1 से कहां जाएगा, +5 पे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल लोगे ना, कैसे निकालोगे, जिसका निकालना उसे x मानो। ऑक्सीजन का -2 तो 3 दूना 6 बराबर -1, x कितना आएगा, +5। यानी यहां पे आयोडीन पे कितना चार्ज है, +5। खत्म खत्म खत्म। आओ देखते हैं क्या करते हैं। मुझे नहीं पता प्यारे बच्चों क्या बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, सच में रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, डोंट नीड टू थिंक। इतना समझिए, एक बात तो पक्की है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम हाइड्राइड। ग्राम इक्विवेलेंट के ढेर सारे फॉर्मूले में से, वेट वाले में से, मोल वाले में से मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, वेट वाला लगाऊं कि मोल वाला लगाऊं? सर इतना तो कॉमन सेंस हम सब के अंदर है सर, मोल की बातें कर रहा तो मोल वाला लगाओ। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है मोल इंटू एन फैक्टर बराबर मोल इंटू एन फैक्टर, खत्म। KMnO4 का मोल हमसे पूछा है KMnO4 का एन फैक्टर 7 से गया 4, कितने का चेंज, 3 का। KI का मोल हमें दे रखा, लो हमने लिख दिया। -1 से कहां गया प्यारे बच्चों, 5 में। -1 से 5 नंबर लाइन में सोचिए, ये हुआ 0 -1, ये हुआ 5, कितने का चेंज है, 6 का चेंज है। यानी इसका इन फैक्टर कितना है, इसका इन फैक्टर 6। कितना है इसका इन फैक्टर, 6। खत्म सवाल। 3 2 2 2 0.4, सो आंसर कितना आया, 0.4 मोल। यानी कि जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये कहता है कि जब आपको रिएक्शन बैलेंस नहीं करनी हो तो बस जिनकी जिनकी बातें कर रहा उन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट करिए, फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए। चलेगा बच्चे? आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक ग्राफ दे रखा है और आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। कैसा स्टेटमेंट, इनकरेक्ट। मुझे नहीं लगता इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत है, बोलो भाई। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, राइट? कर लिया होगा आप सबने, मुझे उम्मीद है आप सबने किया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल डिस्कस कर रहा हूं तो कर लेता हूं इसे भी। एक बात बताओ, आज रिएक्टेंट की एनर्जी कम है कि प्रोडक्ट की? तो प्रोडक्ट का ग्राफ ऊपर है, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। तो पहला ऑप्शन कहता है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सरासर गलत। उसने हमसे गलत ही पूछा था भाई साहब, पहला गलत मिल दिया। उत्साहित ना हो ज्यादा, जब भी थ्योरी के सवाल मिले एक एक ऑप्शन को पढ़ा करिए। कुछ बच्चों ने पहला ही ऑप्शन देखा होगा, उत्साहित हो गए, गलत मिल गया टिक करके चले, अरे देखो ना एक ऑप्शन ऑल ऑफ दीज भी है यार। तो सारे ऑप्शंस को पढ़िए। आओ चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन x-y, फॉरवर्ड बोला है। फॉरवर्ड बोला मतलब आपको यहां से यहां जाना, मतलब यहां से यहां जाना, मतलब आपको ये वाला गैप पढ़ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ये वाला गैप पढ़ोगे, ये वाली लाइन होगी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड, और ये x-y नहीं है, ये है x+y, यानी ये भी हो गया गलत। आइए चलते हैं अगले की तरफ। अगला ऑप्शन आपसे कह रहा है यूजिंग कैटलिस्ट विल डिक्रीज डेल्टा एच वैल्यू, गलत गलत गलत। मैंने कहा था कैटलिस्ट आता है, जीवन को नई राह दिखाता है, जिसपे एक नया कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसका बनना पहले से आसान होता है, उसका बनना पहले से आसान होता है। कैटलिस्ट एक नया इंटरमीडिएट बनाता है, लेकिन कैटलिस्ट कभी भी किसी स्टेट फंक्शन की वैल्यू को चेंज नहीं करता है। मतलब इसकी जो इनिशियल पोजीशन है और इसकी जो फाइनल पोजीशन है उसको चेंज करने वाला नहीं है। मतलब यहां पे जो डेल्टा एच है वो बदलने वाला नहीं है। मतलब ये रिएक्शन पहले ऐसे हुआ करती थी, ये रिएक्शन पहले ऐसे हुआ करती थी, गिवन सवाल के हिसाब से इसे मैं ऊपर बना देता हूं। ये रिएक्शन पहले ऐसे हुआ करती थी, जब आपने कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराया तो ऐसे होने लगी, लेकिन इनिशियल फाइनल कंडीशन बदला नहीं है, यानी कि जो इन दोनों के बीच का डेल्टा एच है वो बदला नहीं है। यानी ये जो ऑप्शन है वो भी कैसा हुआ, रॉन्ग। तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मेरे हिसाब से यहां तीन के तीनों स्टेटमेंट कैसे प्यारे बच्चों, गलत। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपके सामने यहां पे ग्राफ दिया है। ये ग्राफ देखते ही यहां लिखा है वेपर प्रेशर, यहां लिखा है टेम्परेचर।
दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, अरे यार ये तो सॉल्यूशन चैप्टर का सवाल है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का सवाल है। प्यारे बच्चों, मैं आपको याद दिलाता हूं वो ग्राफ जब आप पढ़ते थे कैसे पढ़ते थे। सबसे पहले आपने प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ बनाया था, यहां हुआ करता था वेपर प्रेशर, यहां हुआ करता था टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर घटता है। एक दिन ऐसा आता है, एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड के बराबर हो जाता है। वही टेम्परेचर प्यारे बच्चों उसका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर का कहलाता है। लेकिन जब उसी प्योर पानी में, उसी प्योर सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्यूट के मिलाने से जो वेपर प्रेशर है वो घट जाता है। वेपर प्रेशर घटता है तो जो ग्राफ पहले यहां से बना करता था वो ग्राफ यहां से बनता है और ग्राफ धीरे धीरे करके फिर यहां कहीं आके मैच करता है। आई होप आपको याद आ रहा होगा और इसे हमने कहा था नया वाला फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज टीएफ। एक बात बताओ, ग्राफ इधर आया तो वैल्यू घटी की बढ़ी? घटी, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हुआ? घटा। तो अगर कोई मुझसे कहता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चलो इसे वैल्यू मान लेते हैं। लेट्स इमेजिन ये 0 डिग्री सेल्सियस है पानी के केस में, तो इसकी वैल्यू होगी 0 से कम। लेट्स इमेजिन ये है -2 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई आपसे कहता है कितने से घटा, व्हाट शुड बी द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो आप क्या बताएंगे? आप 0 -2 बताएंगे कि -2 -0 बताएंगे। मतलब ऐसे समझो प्यारे बच्चों, यहां पे उन्होंने T1 T2 बोल रखा है, तो जो घटा है, जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन है, वो T2 - T1 होगा कि T1 - T2 होगा। तो आप सबके सामने एक वैल्यू है प्यारे बच्चों, जो भी डिप्रेशन होगा वो कभी माइनस नहीं, हमेशा प्लस होगा। तो उसने हमसे पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट T2 - T1 यानी 0 -2 विल बी कितना आएगा प्यारे बच्चों? आओ देख लेते हैं, 2 यानी प्लस आना चाहिए, बिल्कुल सही है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कितने से बढ़ोतरी हुई? तो अगर आप इसी ग्राफ को बॉइलिंग पॉइंट में देखोगे तो ये ग्राफ बॉइलिंग पॉइंट में कुछ ऐसा बना करता था, याद है? और ये वाला जो वैल्यू हुआ करता था, अगर पहले 100 था तो ये हो गया 102 डिग्री सेल्सियस। अब ये थ्योरी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर कोई आपसे बोले कितने से बढ़ा, तो 100 - 102 बताओगे कि 102 - 100 बताओगे, यानी उधर वाला माइनस इधर वाला बताओगे, यानी T4 - T3 बताओगे। उसने T3 - T4 बोला, यानी कि ये गलत है। बॉयलियस टेम्परेचर, प्यारे बच्चों जो बॉयलियस टेम्परेचर है इसका कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाता है बिहेवियर ऑफ गैसेस में। कहा जाता है कि जब कोई आइडियल गैस एक ऐसे टेम्परेचर पे हो, या कोई रियल गैस सॉरी, एक ऐसे टेम्परेचर पे हो जब वो आइडियल गैस के जैसे बिहेव करने लगे। मैं टेक्निकल शब्दों में कहूं तो ऐसे कहूंगा, बॉयलिंग टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर व्हेन अ रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस ओवर एन एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। यानी प्रेशर की एक रेंज में जब वो आइडियल गैस के जैसे बिहेव करने लगे, उसी टेम्परेचर का नाम होता है बॉयलिंग टेम्परेचर। और बॉयलिंग टेम्परेचर हम इस ग्राफ की मदद से नहीं बताते, बॉयलिंग टेम्परेचर का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, जो कि होता है A/RB। तो उसने कहा T3 - T2, ये भी सरासर गलत है। उसने हमसे क्या पूछा था करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन विल बी 1। चलेगा, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। इन साइक्लिक प्रोसेस द नेट एंट्रोपी चेंज इज 0। बिल्कुल सही बात है। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं डेल्टा एस विल बी 0। क्यों? वो एक स्टेट फंक्शन है और साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है। जब साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम हो जाती है तो इसका यह मतलब हो जाता है कि वहां पे जो भी स्टेट फंक्शन है उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो असर्शन जो है वो तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हमने टिक कर दिया। चलते हैं रीजन की तरफ। इन साइक्लिक प्रोसेस हीट एक्सचेंज इज 0। रुकना जरा, आप सबको प्यारे बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद होना चाहिए, डेल्टा U = Q + W। अगर प्रोसेस साइक्लिक है, कैसी प्रोसेस है? साइक्लिक। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो भी स्टेट फंक्शन है उनका चेंज कितना होगा? 0। तो डेल्टा U कितना होगा? 0। डेल्टा U 0 है, यानी Q बराबर कितना होगा? -W। उसने कहा है हीट एक्सचेंज इस 0, सरासर गलत है। हीट एक्सचेंज 0 के बराबर नहीं है। आप देख सकते हैं Q = -W, यानी असर्शन तो सही है मगर रीजन गलत है, यानी ऑप्शन विल बी 3rd। चलेगा, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर।
द सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं सेल कांस्टेंट यानी कि L/A. L/A that is length between two electrodes, A area of the cross section of the dipped electrode. ये चीजें कंसंट्रेशन के बदलने से नहीं बदलती हैं, ये चीजें इलेक्ट्रोलाइट के बदलने से नहीं बदलती हैं, ये चीजें कंसंट्रेशन के बदलने से नहीं बदलती हैं, ये चीजें टेम्परेचर के बदलने से नहीं बदलती हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप टेम्परेचर बदलोगे तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में लेंथ नहीं बदलने वाला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिप्ड इलेक्ट्रोड भी नहीं बदलने वाला। तो सवाल आपसे कहता है द सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल। तो मेरे हिसाब से अगर हम बेस्ट ऑप्शन अमंग 4 ऑप्शन की नीड पे चले तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन नजर आ रहा वो क्या है प्यारे बच्चों, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सेल। चलेगा, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। मुझे लगता है अगले सवाल में आप सबने समय अच्छा खासा गवाया होगा और अंत में आपको हंसी आई होगी, ये कैसा आसान सा सवाल है। दुनिया भर की कहानी लिखता है, दुनिया भर की बातें करता है कि उसने प्रेशर को बदल दिया, ये वो एन तेन, और लास्ट में आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बातें कर रहा। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं जब हम कंसंट्रेशन, प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज करते हैं एट इक्विलिब्रियम तो चीजें बदलती हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, और वो सब इसलिए होता है ताकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदल पाए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहला ऑप्शन विल रिमेन सेम, दूसरा ऑप्शन विल डिक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन विल इंक्रीजेस, चौथा ऑप्शन विल इंक्रीज। तो के बदलने वाला नहीं है, के घटने वाला नहीं है। इसका मतलब इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, के विल रिमेन्स कांस्टेंट। चलेगा, तो ये सारा का सारा डिस्कशन था आपका फिजिकल केमिस्ट्री का। आई होप आप अपनी कमियों को ऑब्जर्व करेंगे, उस पर काम करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट पेपर। थैंक यू सो मच।